हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है दीपिका और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे द नोटबुक आईएएस के इस चैनल पे, जहां पर हम डेली बेसिस पे द हिंदू से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण आर्टिकल्स और एडिटोरियल्स होते हैं उनको बहुत ही विस्तार में यहाँ पे कवर करते हैं। और साथ ही हम आपको देते हैं एक क्वेश्चन अपने सेशन को स्टार्ट करने से पहले। उस क्वेश्चन से संबंधित कोई ना कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हमारे पूरे डिस्कशन में एक मौजूद होता है, जहाँ से आप उस आर्टिकल को बहुत ही ध्यान से देख सकते हैं और उसका आंसर वहाँ से दे सकते हैं दोस्तों। तो चलिए इसी बात पे हम देख लेते हैं कि आज का हमारा क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल निकला हुआ है द हिंदू में। और हम थोड़ा सा पहले के भी जो आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं उनको भी यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं दोस्तों, जिससे कि आपका कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ जो अभी रिसेंट में हुई है, क्योंकि बीच में हमारी कुछ क्लासेस नहीं हो पाई थी दोस्तों, तो उसके लिए हम आपसे जो है सॉरी बोलना चाहेंगे। तबीयत थोड़ी ख़राब होने की वजह से और हमारा थोड़ा सा सेटअप हो रहा था हमारे जो है रिकॉर्डिंग रूम का दोस्तों, तो इस वजह से हम थोड़ा सा इसमें डिले हमारा हो गया। तो चलिए देख लेते हैं आज के हमारे क्या क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। पहला आर्टिकल हमारा क्या है? गवर्नमेंट अप्रूव्स 100% एफडीआई इन स्पेस सेक्टर। स्पेस सेक्टर काफ़ी ही बूस्टिंग सेक्टर है दोस्तों हमारे आज के टाइम पे। तो स्पेस सेक्टर में गवर्नमेंट ने 100% एफडीआई को अलाउ किया है इस टाइम पे। देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं उसमें। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों। एंड अगला आर्टिकल हमारा, सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्स आप लीडर एज अ मेयर ऑफ चंडीगढ़। आपने देखा होगा न्यूज़ में कि चंडीगढ़ का जो मेयर का इलेक्शन था वो बहुत ज़्यादा कियोस में रहा था, बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी में रहा था, क्योंकि वहाँ पे जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे, रिटर्निंग ऑफिसर थे वहाँ पे, उन्होंने कुछ डिफेसिंग करी थी वहाँ के बैलेट के साथ में, जो वहाँ पे वोट पड़े हुए थे तो उसके साथ में कुछ उन्होंने छेड़छाड़ करी थी, जिसकी वजह से बीजेपी की कोई लीडर जीत गए थे। बाद में वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने उसको डेमोक्रेसी की मौकरी बताई, उसका उपहास बताया। तो इस वजह से यहाँ पे हम इसको भी देखेंगे कि क्या और चीज़ें हैं इसमें। अगला बहुत ही बेहद ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारा, वो क्या है? महाराष्ट्र असेंबली क्लियर्स 10% मराठा कोटा। मराठा कोटा को लेकर के कई सालों से जो है चल रहे है, एजिटेशन चल रहा है मराठाओं की तरफ से भी, तो उसको हम यहाँ पे देखेंगे कि 10% तो दिया है, लेकिन इससे भी जो मराठा लोग हैं वो खुश नहीं हैं। तो खुश क्यों नहीं है उसको भी हम यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, कि क्या चीज़ें ऐसी हुई हैं कोटा प्रोवाइड करवाने के बाद भी लोग खुश नहीं हैं। तो ये चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। रूल्स दैट एज आउट वुमेन फ्रॉम जॉब्स ड्यू टू मैरिज इलीगल। सुप्रीम कोर्ट, भाई साहब सुप्रीम कोर्ट की तो मैं बात क्या करूँ, आजकल ऐसे ऐसे डिसीजन दे रहे हैं कि मतलब क्या ही बोलूँ दोस्तों। उन्होंने अभी विमेंस को लेकर के एक जो है डिसीजन दिया हुआ है कि उनको जो निकाला जा रहा था जॉब से, उनकी शादी होने के बाद में एज अ लेफ्टिनेंट, जो नर्सरी सेक्टर के काम होते थे, मान लीजिए आर्मी वगैरह में जो औरतें जॉब करती थी, वहाँ पे उनकी शादी होने के बाद में उनको वहाँ से फिर हटा दिया जाता था, कुछ अदर प्रॉब्लम की वजह से, गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ होती थी उसकी वजह से। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप इसको आधार बनाकर किसी औरत को जॉब से नहीं निकाल सकते हैं। तो उसको भी थोड़ा डिटेल में देखेंगे दोस्तों कि क्या चीज़ें हैं। इंडिया टू सीक $26 बिलियन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन न्यूक्लियर पावर सेक्टर। न्यूक्लियर पावर सेक्टर जो कि हमारा कार्बन फ्री सेक्टर होता है एनर्जी के लिए, जो भी बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्टर होता है हमारे एनर्जी प्रोडक्शन में भी। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि न्यूक्लियर पावर सेक्टर में 26 बिलियन का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट सोच रही, क्योंकि अभी तक हमने प्राइवेट इन्वेस्टमेंट खोजा नहीं था अपने जो है न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट में। तो देखेंगे यहाँ पे कि क्या चीज़ें हैं। अगला होगा, थरूर गेट्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ फ्रांस। फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिल गया है हमारे थरूर जी को, शशि थरूर जी को। तो उसको थोड़ा सा देख लेंगे, ये आपके वनडे एसएससी और अदर एग्जाम्स में, वनडे के एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो मैंने सोचा आपको यहाँ पे इसकी थोड़ी सी एक लाइन में जानकारी दे दी जाए। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी मिला हुआ है। मेकिंग सेंस ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड जजमेंट थ्रू डेटा। इलेक्टोरल बॉन्ड आपने कई दिनों से न्यूज़ में सुना होगा इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में। तो यहाँ पे हम इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में देखेंगे दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग आई है वो आई है कि उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों, हम यहाँ पे देखेंगे। और साथ में थोड़ा सा हम देखेंगे कि कौन सी पार्टी को कितना जो है मिल रहा है, फंडिंग मिलती है। थोड़ा डेटा निकला हुआ है, एडीआर की रिपोर्ट है, जो कि वहाँ पे एज अ पेटिशनर वो भी थे जो सुप्रीम कोर्ट में इस चीज़ को इलेक्टोरल बॉन्ड के अगेंस्ट में उन्होंने याचिका दायर करी थी। अगला आर्टिकल होगा हमारा दोस्तों, फाली नरीमन हु एडवोकेटेड फॉर एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी डाइज। फाली एस नरीमन काफ़ी हमारे इंपॉर्टेंट एक आप समझ लीजिए जूरिस्ट रहे हैं, वो यहाँ पे उनकी डेथ हो गई है। तो थोड़ा सा हम देख लेंगे, क्योंकि अगर कोई बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी की डेथ हो जाती है दोस्तों तो वो थोड़ा न्यूज़ में हो जाता है। जैसे अभी हमारे एम एस स्वामीनाथन जो हमारे ग्रीन रिवोल्यूशन के फादर कहे जाते हैं, उनकी भी डेथ हुई, तो आपको उनके भी बारे में थोड़ा सा देखना बनता है दोस्तों। और अगला और हमारा लास्ट का आर्टिकल होगा दोस्तों,
फ्लैग्रेंट फ्रॉड स्ट्रेटजम टू डिफीट अपोजिशन अलायंस बैकफायर्ड ऑन बीजेपी इन चंडीगढ़। सॉरी दोस्तों, ये थोड़ा सा अलग हो गया न्यूज़ हमारा, ये अलग न्यूज़ थी, हाँ, ये थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया, मिस एडिटिंग हो गई। हम इसको आपको आर्टिकल में दिखा देंगे, वो अलग न्यूज़ है, वो हमारी इसी से संबंधित न्यूज़ है। किन से, जो विमेंस को लेकर के जॉब्स में उनको सुप्रीम कोर्ट की जो वर्डिक्ट आई है उसके बारे में है। तो यहाँ पे हम पहले अपने क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी, क्योंकि अभी एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नज़दीक है, तो आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट होंगे। यूपीपीसीएस का भी एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है, यूपीएससी का भी एग्ज़ाम, अगर जितना बड़ा एग्ज़ाम है उसके हिसाब से देखा जाए तो ये इतना टाइम, 3 महीने का टाइम तो बहुत कम ही टाइम होता है उस हिसाब से। तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट होंगे, इस चीज़ को हम समझ सकते हैं। तो लेकिन आप बने रहिए, पेशेंस बनाए रखिए, अपनी पढ़ाई को करते रहिए कंटिन्यूअसली, क्योंकि हार मानने से तो वैसे भी चीज़ें हाथ में नहीं होती हैं। आप हार नहीं मानते किसी चीज़ में, आप फेल हो जाते हैं तो आप हारते नहीं, लेकिन जब आप मन से फेल हो जाते हैं, मन से हार मान लेते हैं दोस्तों, तो वहाँ पे आपकी चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती हैं। क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लाइफ में। अपने जो है मेंटल स्टेटस को बना के रखना, मेंटल स्टेबिलिटी को बना के रखना, और हम चीज़ों को कंटिन्यूअसली करते रहें, उसमें हम इन्वॉल्व रहें, अपने आप को हम जो है डाउन ना होने दे दोस्तों, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, हु हैज़ द राइट टू डिसाइड दैट हु विल बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है, आपके ऑप्शंस क्या हैं, ए पार्लियामेंट, बी गवर्नर ऑफ द स्टेट, सी सुप्रीम कोर्ट, डी प्रेसिडेंट। ये हैं आपके 4 ऑप्शंस, आपको बताना है इनमें से कि हु हैज़ द राइट टू डिसाइड दैट हु विल बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अब हम इसको हिंदी में भी देख लेते हैं। यह निर्णय लेने का अधिकार किसे है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की सूची में किसे शामिल किया जाएगा, ए संसद को, बी राज्य के राज्यपाल को, सी सुप्रीम कोर्ट को, डी राष्ट्रपति को। आपको बताना है कि इसमें से सही आंसर क्या है। चलिए चलते हैं हम आगे दोस्तों, देख लेते हैं। देखने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी, आप लोग हमें सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, इससे हमारा मोराल बूस्ट होता है, हमारी पूरी टीम का मोराल बूस्ट होता है। और हमने अपनी पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग को जो है अदर जगह पे शिफ्ट कर दिया है, जिससे कि हम और ज़्यादा अच्छे से आपको फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करवा सके दोस्तों। इसी वजह से बीच में थोड़ा सा हमारा डिस्टर्बेंस भी चल रहा था रिकॉर्डिंग को लेकर के। तो बस हमें ये आपसे जो है कहना है कि दोस्तों आप प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए, इससे हमारे मोराल जो है बूस्ट होता है, जिससे हम ज़्यादा मेहनत करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने के लिए मोटिवेट होते हैं दोस्तों। तो चलिए चलते हैं हम अपने पहले आर्टिकल की तरफ, देख लेते हैं पहला आर्टिकल क्या है हमारा। गवर्नमेंट अप्रूव्स 100% एफडीआई इन स्पेस सेक्टर। आप जानते हैं स्पेस सेक्टर पूरी वर्ल्ड में ही आप देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा बूस्टिंग सेक्टर हो रखा है। आप देखेंगे कि हमारा चंद्रयान भी गया हुआ है, हमारा आदित्य L1 गया हुआ है। इंडिया की तरफ से आप चंद्रयान देखेंगे तो साउथ पोल पे जाने वाला पहला, दुनिया का पहला ऐसा जो है चंद्रयान बन चुका है हमारा। और हमने बहुत कम ही जो है इन्वेस्टमेंट में, बहुत कम ही एक्सपेंडिचर में, खर्चे में हमने अपने जो है सैटेलाइट को भेज दिया था चंद्रमा के साउथ पोल पर दोस्तों। तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी। इसी को देखते हुए हमारी गवर्नमेंट हमारे स्पेस सेक्टर को और ज़्यादा बूस्ट करना चाहती है। तो दोस्तों आप जानते हैं एफडीआई इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया रास्ता हो सकता है हमारे स्पेस सेक्टर को बूस्ट करने का। तो गवर्नमेंट ने ये अभी कोशिश करी है कि हम स्पेस सेक्टर को बूस्ट करें, और इसमें उन्होंने 100% की एफडीआई को परमिशन दे दी है दोस्तों। बात क्या है देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड यूनियन कैबिनेट ऑन वेंसडे टुक अ सीरीज ऑफ की डिसीजंस which included the approval for amendment to the existing foreign direct investment policy। हमारी जो अभी की एफडीआई की पॉलिसी है, एग्जिस्टिंग पॉलिसी है, उसमें कुछ जो है चेंजेस किए हैं, जिसके साथ में उन्होंने अंडर द amended policy 100% एफडीआई इज अलाउड इन स्पेस सेक्टर। 100% की एफडीआई को हमने अलाउ कर दिया है अपने स्पेस सेक्टर में दोस्तों। और इसमें भी हमने क्या किया हुआ है कि एक होता है गवर्नमेंट का रूट होता है, और दूसरा होता है ऑटोमेटिक रूट। ऑटोमेटिक जो रूट होता है दोस्तों, उसमें ज़्यादा जो है क्या कह सकते हैं कि आप हर्डल्स को क्रॉस नहीं करना पड़ता किसी को। अगर किसी कंट्री में इन्वेस्ट करना है तो गवर्नमेंट के रूट से थोड़ा ज़्यादा हर्डल्स होती हैं। तो हमारी गवर्नमेंट ने कोशिश करी है ऑटोमेटिक रूट को ज़्यादा प्रमोट करने की, जिससे कि जो बाहर के
इन्वेस्टर्स हैं उनको ये प्रॉब्लम ना लगे कि यहाँ पे इन्वेस्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा या बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, जिसकी वजह से वो आसानी से यहाँ पे इन्वेस्ट कर सके और इन्वेस्ट करने के लिए वो प्रमोट हो सकें। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या है, द अमेंडेड पॉलिसी एक्सटेंड द फैसिलिटी ऑफ अप टू 74% FDI अंडर द ऑटोमेटिक रूट फॉर सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑपरेशन सैटेलाइट डेटा प्रोडक्ट्स एंड ग्राउंड यूजर सेगमेंट। क्या कहा है इन्होंने कि 70% 74% हमने ऑटोमेटिक रूट से जो है एफडीआई को अलाउ किया है। वो किन किन चीज़ों में, वो किन चीज़ों में है, सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग में, ऑपरेशन में, सैटेलाइट डेटा प्रोडक्ट्स में एंड ग्राउंड यूजर सेगमेंट में। तो हमारे स्पेस सेक्टर में भी कुछ कुछ सेगमेंट्स को डिवाइड करके किस में कितना जो है किस रूट से एफडीआई को गवर्नमेंट अलाउ करेगी, उसको हमने अलग अलग सेक्टर्स में यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है। जो स्पेस सेक्टर का पूरा ऑपरेटिंग वाला सिस्टम है उसको पूरा ही हमने जो है 100% एफडीआई के तहत रख दिया। आप एक जानते हैं दोस्तों, होता है कि एफडीआई और एक होता है आपका एफपीआई। एफडीआई होता है आपका, एफपीआई होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है दोस्तों। ठीक है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है एक आपका, और आपका एक होता है हमारा एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आप समझ सकते हैं कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब ही है कि हम डायरेक्टली कोई भी बाहर की कोई कंपनी होगी या बाहर की कोई चीज़ होगी वो आके हमारे इंडिया में इन्वेस्ट करेगी, हमारे मान लो रियल एस्टेट की चीज़ों में इन्वेस्ट करेगी। तो जो एफडीआई में इन्वेस्टमेंट आता है उसमें ये प्रॉब्लम नहीं होती है कि जल्दी से वो भाग जाएंगे। अब जो एफपीआई का होता है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है, वो एक तरीके से आप देख लीजिए जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट होता है हमारी कंट्री में वो ज़्यादा करके उसमें प्रोमिनेंट होता है। जैसे शेयर मार्केट में किसी बाहर के लोगों ने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर दिया, आप समझ लीजिए कि एक ये कहा जाता है, लेकिन इसमें डेटा काफ़ी ज़्यादा वेरी करते हैं। जैसे कि 10% से कम इन्वेस्टमेंट है कहीं पे किसी भी सेक्टर में किसी भी कंपनी में तो वो एफपीआई माना जाएगा, मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट का। और अगर 10% से ज़्यादा है तो वो एफडीआई माना जाएगा। लेकिन ये डेटा कोई एक एक्यूरेट डेटा नहीं है, इसमें काफ़ी सारे टर्म्स वगैरह लगती हैं, वो अलग चीज़ है। तो मैं बस आपको यहाँ पर ये बता रही हूँ कि एफडीआई होता है वो डायरेक्टली हमारे यहाँ पर रियल एस्टेट में आकर के, मान लो एप्पल की कंपनी आकर के यहाँ पे इन्वेस्ट करती है, यहाँ पे खुद का जो है स्टोर बनाती है एप्पल का, तो वो एक तरीके से जो है या डायरेक्टली आकर के यहाँ पे इन्वेस्ट किया उन्होंने। तो अब तब क्या हो जाता है कि अगर कोई क्राइसिस हुई इंडिया में तो ये एफडीआई जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, एफडीआई के थ्रू इन्वेस्ट किया है, तो वो जल्दी यहाँ से भागेंगे नहीं। लेकिन जो एफपीआई के लोग होते हैं, हल्की सी भी क्राइसिस आई तो वो यहाँ से तुरंत के तुरंत फरार हो जाते हैं कि किसी ने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया और उनको लगा कि अब यहाँ पे इंडिया में फ़ायदा नहीं रहा, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो वो तुरंत का तुरंत क्या करेंगे दोस्तों कि वो वहाँ से तुरंत अपने शेयर मार्केट से पैसे निकालेंगे और वहाँ से तुरंत वो भाग जाएंगे कहीं पे और इन्वेस्ट करने लग जाएंगे जहाँ पे उनको लगेगा कि उनको प्रॉफिट होने वाला है। तो ये चीज़ें थी स्पेस सेक्टर के बारे में, थोड़ी सी मैंने आपको बताई हैं। आप और भी चीज़ों की जानकारी ले लीजिएगा। और हमारे कौन है यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर, इन्होंने एक स्पीच भी दी है, आप देख सकते हैं उस पर, आपके चैनल्स पे पड़ी होंगी, जिसके बारे में उन्होंने बताया। ये देखिए दोस्तों, आप लोग ने काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में न्यूज़ सुनी होगी। सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्स आप लीडर एज अ मेयर ऑफ चंडीगढ़। चंडीगढ़ का पोल काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में बना था, 5 फेब के आसपास की बात है दोस्तों, जब वहाँ पे बैलेट को डिफेस कर दिया गया था। ये हैं वो महान आत्मा जिन्होंने जो है इस बहुत ही बड़े अच्छे काम को अंजाम दिया था दोस्तों। रिटर्निंग ऑफिसर यही थे। रिटर्निंग ऑफिसर मतलब कि जो कंडक्ट करवाता है, जो इलेक्शन को कंडक्ट करवाता है, उसी को हम रिटर्निंग ऑफिसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, आप देख करके कभी कंफ्यूज हो सकते हैं। रिटर्निंग ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर, इट्स अ रिटर्निंग ऑफिसर। देखिए, ये रिटर्निंग ऑफिसर जो कंडक्ट करवाते हैं इलेक्शन को, हम रिटर्निंग ऑफिसर उनको बोलते हैं, या प्रिसाइडिंग ऑफिसर बोल दीजिए, किसी चीज़ को प्रिसाइड करते हैं दोस्तों। तो बात यहाँ पे क्या हुई कि इलेक्शन हुआ था मेयर का चंडीगढ़ में, और वहाँ पे 8 जो वोट पड़े थे उनको डिफेस कर दिया था, 8 बैलेट को इन महान प्राणी ने। और फिर जो है इलेक्शन, फिर उन्होंने ही उसका जो है फाइनल रिजल्ट घोषित किया, जिसमें जो है बीजेपी के जो मेंबर थे वो जीत गए थे। बाद में ये इनकी एक वीडियो वायरल होती है, जिसको फिर सुप्रीम कोर्ट के पास लोग जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट देखती है और उन्होंने बहुत ही तगड़े से फटकार लगाती है कि आप जो है डेमोक्रेसी का तो आपने मजाक बना करके रख दिया है। और उन्होंने कहा कि इसको अब जो है ख़त्म करिए और इस पर फिर से जो है यहाँ पे उसको फिर से री इलेक्ट नहीं करिए, फिर से जो काउंटिंग थी उसको फिर से काउंट करिए वोट्स को। हालांकि जो अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स थे जो यहाँ पे नहीं बन पाए, जिनके मेंबर यहाँ पे मेयर नहीं बन पाए, उन्होंने बोला कि नहीं, आप फिर से
इलेक्शन करवा लो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं भाई, हमारी डेमोक्रेसी में लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि बार बार वो ऐसे ही खर्चा करते रहे और बर्बाद करते रहे अपने पैसे को इलेक्शन के नाम पे। तो उन्होंने कहा जितना भी है, हालांकि ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा, ये मैं कह रही हूँ, ये बात भी जाहिर सी है दोस्तों कि कहीं पे इलेक्शन होता है खर्च तो लगता ही है, वहाँ पे लोग वोट करेंगे, वहाँ पे सिस्टम बनाना पड़ता है, सारी चीज़ों को करना पड़ता है, तो आप दोबारा बार बार वोट करवाएंगे तो कितना ज़्यादा खर्च उसी में हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि अभी इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा चल रहा है, कितना ज़्यादा खर्च करती हैं पार्टीज, लगभग हजारों करोड़ रुपए के आसपास खर्च करती हैं इलेक्शन के ऊपर। तो आप सोच रहे हैं कि आप दोबारा दोबारा कहीं पे इलेक्शन करवाते रहेंगे तो पैसा किसका जाएगा? वो पैसा भी तो आम जनता का ही पैसा है ना। तो इस वजह से फिर जो वोट थे जिनको इन्होंने डिफेस कर दिया था, उनको फिर से काउंटिंग होती है, और काउंटिंग होकर के फिर यहाँ पे आपके मेयर बन जाते हैं, आपके मेंबर बन जाते हैं यहाँ के मेयर। तो दोस्तों कुछ लोग जो है आप पार्टी के, वो बहुत ही स्पीड में होता है ना कि कुछ लोगों को लगता है कि अब इस पार्टी में फ़ायदा नहीं रहा, इस पार्टी में भाग जाते हैं, तो कुछ लोग भाग करके जो है बीजेपी में भी शामिल हो गए थे, 3 आपके लीडर। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप भैया हॉर्स ट्रेडिंग बंद करो। हॉर्स ट्रेडिंग क्या होती है? हॉर्स ट्रेडिंग हॉर्स ट्रेडिंग को पॉलिटिकली रूप में, आप हॉर्स ट्रेडिंग ऐसे देखेंगे तो आप समझ लीजिए कि ये घोड़े के जो व्यापार होता है उसको कहेंगे, लेकिन जो पॉलिटिकल इसकी मीनिंग होती है कि हॉर्स ट्रेडिंग किसी भी अदर जो है पार्टी के लोग को ल्योर करके, उसको प्रलोभन दे करके फिर दूसरी पार्टी में वो शामिल हो जाना, फिर उधर से उस पार्टी में जाना, उधर से उस पार्टी में जाना। तो ये जो काम चलते हैं इन्हीं को हम हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई आप लोग ना ये हॉर्स ट्रेडिंग वाला काम बंद करो, और उन्होंने कहा बाउंड इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर टू डू कंप्लीट जस्टिस अंडर आर्टिकल 142 टू एंश्योर दैट द प्रोसेस ऑफ इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इज नॉट थ्वाटेड बाई सच सब रिफ्यूजेस। ठीक है, सब रिफ्यूजेस मतलब सब रिफ्यूजेस, मैं आपको सब रिफ्यूजेस मैं आपको कुछ कुछ वर्ड्स यहाँ पे बता देती हूँ दोस्तों, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है SUBTERFUGES, सब रिफ्यूजेस इसको बोलते हैं। इसका मतलब होता है छल या धोखा या किसी तरीके का जो होता है उसको हम सब रिफ्यूज बोलते हैं, सब रिफ्यूज करना। तो ये प्लूरल फॉर्म में है दोस्तों, सब रिफ्यूजेस। ठीक है, तो चलिए अलाउिंग सच, उन्होंने आर्टिकल 142 का हवाला, दिस कोर्ट इज ड्यूटी बाउंड इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर टू डू। 142 आर्टिकल क्या कहता है दोस्तों? 142 आर्टिकल 142 इस आर्टिकल का सुप्रीम कोर्ट ने हवाला दिया कि इसी के अंतर्गत उन्होंने इस जो है इलेक्शन को खारिज करके फिर से इलेक्ट करवाने की मतलब फिर से जो काउंटिंग थी उसको करवाने की बात करी थी। तो 142 आर्टिकल क्या कहता है? 142 आर्टिकल यही कहता है कि जब ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां पे सरकार या किसी भी पार्टी वहां पे कोई काम नहीं कर सकती, कोई लॉ नहीं बना सकती ऐसी जगह पे, तो हमारा सुप्रीम कोर्ट आकर के इस जगह पे डिसीजन देता है कि हाँ यहाँ पे क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो वो चीज़ आपकी आ जाती है 142 आर्टिकल के अंतर्गत। अब यहाँ पे सारी सरकार मतलब गवर्नमेंट का ही एक तरीके से कह लीजिए जो एग्जीक्यूटिव थी वही ही इन्वॉल्व थी, तो इस वजह से यहाँ पे कोई अदर पार्टी नहीं दे सकती थी अपना डिसीजन। तो यहाँ पे 142 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट का काम है कि वो किसी चीज़ को फेयर और फ्री और फेयर तरीके से हो पाए, तो यहाँ पे वो इस के तहत अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए यहाँ पे उन्होंने ये जजमेंट दिया था कि ऐसा होना चाहिए। तो यही कहा गया यहाँ पे बाउंड इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर टू डू कंप्लीट जस्टिस अंडर आर्टिकल 142 एंश्योर दैट द प्रोसेस ऑफ इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इज नॉट थ्वाटेड बाय सच सब रिफ्यूजेस। इस तरीके के जो प्रपंच छल होते हैं इनसे जो है हमारी जो डेमोक्रेसी है वो थ्वाटेड मतलब कि बर्बाद होना या खराब होना है, एक तरीके से कह लीजिए थ्वाटेड। उससे इस तरीके से हमारी जो है ये डेमोक्रेसी को आप बिगाड़ नहीं सकते। ये हमारी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। भाई हमारे जो CJI हैं DY चंद्रचूड़, मेरा तो दिल से थैंक्स निकलता है उनके लिए कि उन्होंने सच में अभी क्या पहले से भी उन्होंने बहुत से ऐसे जजमेंट्स दिए हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे जजमेंट्स दिए हैं, वो चाहे ह्यूमन राइट्स को लेकर के हो, विमेन राइट्स को, चाइल्ड राइट्स को लेकर के हो। और उन्होंने अपने खुद के ही क्या कह लीजिए अपने खुद के ही उनके जो पिता थे वो पहले भी रह चुके थे जज, तो उनके ही कुछ डिसीजंस को उन्होंने खारिज करके जो है नए डिसीजंस दिए थे। चाहे आप वो 370 का आर्टिकल देख लीजिए, 371 का देख लीजिए जिसमें LGBTQ समुदाय को लेकर के हो और भी चीज़ों को लेकर के, तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कई ऐसे डिसीजंस दिए हुए हैं जिनका तो मैं सच में दिल से शुक्रिया तो करूँगी। ठीक है, और आप अभी देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के भी उन्होंने कड़ी चेतावनी जाहिर करते हुए कुछ कुछ चीज़ें कहीं, उसको हम आगे देखेंगे कि क्या चीज़ें हुई थी। ये देख लेते हैं यहाँ पे दोस्तों, महाराष्ट्र असेंबली क्लियर्स 10% मराठा कोटा।
जो महाराष्ट्र की असेंबली है उन्होंने दे दिया है, वहाँ की जो विधानसभा है मराठाओं को 10% का आरक्षण दे दिया है। आप महाराष्ट्र में देखेंगे तो बहुत टाइम से वहाँ पे एजिटेशन चलता है, संघर्ष चलता रहता है। मराठा लोग जो है वो कहते हैं कि हमें जो है आप दीजिए, कोटा दीजिए, आरक्षण दीजिए, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा पिछड़ चुके हैं। पहले मराठाओं की तो बहुत अच्छी खासी थी महाराष्ट्र में, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें चेंज हुई। एग्रीकल्चरल लैंड में फ्रेगमेंटेशन होने की वजह से, जो एग्रीकल्चर का क्षेत्र है वो टूटने की वजह से, कम होने की वजह से, अकाल सूखा इन सब पड़ने की वजह से, और धीरे धीरे उनकी स्थिति खराब होती चली गई। और ऊपर से जो है आप देखेंगे कि कई बार आप फार्मर्स की जो है सुसाइड के केसेस भी वहाँ पे सुनेंगे। विदर्भा वाला जो रीजन है वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा सूखा वगैरह पड़ता है इस वजह से भी। और लिटरेसी रेट भी काफ़ी ज़्यादा कम हो गई। देखिए दोस्तों, आपके पास अगर खाने की रोटी नहीं है तो आप पढ़ने की नहीं सोच पाएंगे, क्योंकि आप लगे रहते हैं 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करने के लिए। ठीक है, तो इस वजह से जब आप इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा आपकी हालत ख़राब होती है ना, तो आपका किसी चीज़ में दिल लगता है ना, आप ये नहीं सोचेंगे कि हमें वोट देने जाना है तो हम किस पार्टी को वोट देते हैं, हमें इसके बारे में सोचना चाहिए, उसके बारे में। उस इंसान को तो लगता है कि हाँ बस मुझे 2 वक्त की रोटी अगर मिल जाए तो फिर मैं इस चीज़ों पे सोचूं, फिर उसका दिमाग किसी और चीज़ पे नहीं लगता। इसी वजह से कोई पार्टी आती है जब दोस्तों, तो जो बेचारे गरीब लोग हैं उनको किसी भी तरीके का जो है पैसा देकर के या कुछ सामान देकर, कुछ चीज़ें देकर, जो इसको फ्री बीज कही जाती है, तो वो इलेक्शन को अपने जो है कंट्रोल में ले लेती है, अपनी तरफ मोड़ लेते हैं इलेक्शन को। तो इस वजह से दोस्तों यहाँ पे देखिए, इनमें भी जो है जो मराठा लोग हैं 33% का है पूरी पॉपुलेशन का वहाँ पे। महाराष्ट्र का 33% है यहाँ पे ये लोग। लेकिन बात क्या हुई कि यहाँ पे जो मराठा लोग हैं वो खुश नहीं हैं। वो कह रहे हैं कि आपने जो ये 10% का आरक्षण दिया है, आप देखेंगे कि इंदिरा साहनी का केस आया था। इंदिरा साहनी का केस कब आया था? 1992 में। 1992 में आया था हमारे इंदिरा साहनी का केस, जिसमें हमारी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आरक्षण जो है बहुत ही ऐसी अदर सिचुएशन ना हो जाए तो 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये लिमिट बना रखी थी कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो 10% का आरक्षण दिया गया है इन लोगों को यहाँ की विधानसभा के माध्यम से, तो इसमें क्या है कि ये 50% से अलग है। ये 10% जो इनके जो अदर कम्युनिटीज़ को 50% अभी मिल रहा है, तो वो 10% उनसे अलग है। तो सब मिला के यहाँ पे 62% का आरक्षण हो जा रहा है। अभी 62% का आरक्षण हो रहा है, तो 52% मान लीजिए किसी और चीज़ों में मिला होगा, जिसको किसी सुप्रीम कोर्ट ने अगर 2% का एक्स्ट्रा रहा होगा तो किसी ऐसे सर्कमस्टांसेस में उन्होंने जो है उसको वैलिड मान भी लिया होगा। तो अभी 10% और बढ़ाने से 62% पहुंच जा रहा है। तो इन लोगों का ये कहना है कि भैया जब आप 62% दे रहे हो, तो कल को ये केस फिर जाएगा सुप्रीम कोर्ट में और हमारी कोर्ट कह देगी कि आपने ये गलत आरक्षण दिया है इनको, इसको फिर से आप स्ट्रक डाउन करो, इसको जो है ख़त्म करो। क्योंकि पहले भी यहाँ पे ये चीज़ें होती हैं। आप देखेंगे 2021 में जब फडणवीस की सरकार थी, उन्होंने भी देने की कोशिश करी थी, तो वहाँ पे भी इसको जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक तरीके से घोषित कर दिया गया था और उसको जो है स्टक डाउन कर दिया गया था। ऐसी कई बार ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से जो है इनको अभी तक आरक्षण नहीं मिल पाया था। उसको जो है क्योंकि यहाँ पे आप 50% की लिमिट देखेंगे तो इसके बेसिस पे तो ये कह रहे थे कि आप जो ओबीसी का जो आरक्षण है उसमें से ही उनको कुछ आरक्षण कम करके उसमें से ही हमें आरक्षण दो, हमें भी इस 50% के अंदर में ही शामिल कर दो, इस 50% की कैटेगरी के अंडर में ही हमें शामिल कर दो, जिससे कि हमारे पास कोई ऐसी प्रॉब्लम ना आए कि कल को सुप्रीम कोर्ट जाए और हमारे आरक्षण को खारिज कर दे। तो यहाँ पे 10% जो इनको मिला हुआ है ये गवर्नमेंट जॉब्स में देने की बात कही है और जो है शिक्षा में देने की बात कही है, एजुकेशन में देने की बात कही है और गवर्नमेंट जॉब्स में देने की बात कही है दोस्तों। तो अभी जो ईडब्ल्यूएस का है 10%, तो वो भी आरक्षण मिलता ही है। जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस है उनमें भी मिलता ही रहता है 10% का आरक्षण। तो ये सब मिला के बात ये हो रही है दोस्तों कि अभी इनको ये लग रहा है, और यहाँ पे 2 कैटेगरी में उन्होंने बांटा है। एक कुनबी मराठा को इनसे अलग रखा। दिस बिल इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट्स अर्लियर नोटिफिकेशन ऑन इशूइंग कुनबी ओबीसी सर्टिफिकेट्स टू एलिजिबल मराठा एज हु हैड रिकॉर्ड्स शोइंग देम एज अ कुनबीज। एक कुनबी यहाँ पे मराठा है कुनबी जिनको ओबीसी का सर्टिफिकेट जो है दिया, जो जिनके पास ये प्रूफ था बताने के लिए कि हम जो है कुनबी कम्युनिटी से आते हैं, तो उनको ओबीसी का उन्होंने वहाँ पे कोटा दिया था। लेकिन इनसे ये अलग है ये मराठाओं वाला कोटा जो यहाँ पे अभी गवर्नमेंट ने दिया हुआ है। देखिए
The bill passed by the Legislative Assembly and Council is similar to the Socially and Educationally Backward Classes Act 2018 of the government led by देवेंद्र फडणवीस। 2018 में देवेंद्र फडणवीस लेकर के आए थे क्या, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 2018, विच वॉज स्ट्रक डाउन बाय द टॉप कोर्ट इन मई 2021, जो कि 2021 में इसको हमारी टॉप कोर्ट ने, जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने स्ट्रक डाउन कर दिया था, उसको खारिज कर दिया था कि यार कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है तो आप नहीं दे सकते। तो यहाँ पे सारी की सारा का सारा मुद्दा यही है दोस्तों, वहाँ पे कोटा को लेकर के, जो कि मैंने आपको बता दिया है। और हमारा जो है क्या कहते हैं आप, 102वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या था दोस्तों, आप लोगों को बताना है। 102वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या था, 102, ठीक है। 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या कहता है, ये यही कहता था, जो हमारा बैकवर्ड क्लासेस का कमीशन था उसको इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर दिया था, जो कि एनसीबीसी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, एनसीबीसी 102वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से हमारी गवर्नमेंट ने जो एनसीबीसी है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, जो पिछड़ा वर्ग आयोग है, उसको जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया था 102वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से, जो कि बनाया कब गया था, 1993 में ये बनाया गया था, ठीक है, 1993 में बनाया गया था, और 102वें के से इसको जो है एनसीबीसी को दिया गया। और दोस्तों जो हमारा क्या कहते हैं आप, जो बैकवर्ड क्लासेस होती है, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स होती हैं, उनको लिस्ट में शामिल करना और निकालना कि ये बैकवर्ड क्लासेस जो है शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की लिस्ट में आती हैं कि नहीं आती हैं, ये काम किसका सारा का सारा होता है, ये प्रेसिडेंट का होता है। एक प्रेसिडेंशियल लिस्ट होती है जिसमें जो है बैकवर्ड क्लासेस को प्रेसिडेंट शामिल करता है और उनमें से वो एक्सक्लूड भी करता है। लेकिन यहाँ पे बात यह है कि जब वो ऐसा करता है तो उसको जो कैबिनेट का अप्रूवल बहुत ज़्यादा मस्ट होता है, मतलब प्रधानमंत्री एक तरीके से उसको अप्रूव करता है कि किनको निकालना है, किनको रखना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो एक तरीके से नॉमिनल हेड होता है और एक रियल हेड होता है। आप देखते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, वो हमारे राष्ट्रपति एक नॉमिनल हेड है, एक अवास्तविक हेड है एक तरीके से, और रियल हेड हमारा प्रधानमंत्री होता है। तो जो भी चीज़ें होती हैं वो प्रधानमंत्री के ही थ्रू होती हैं। और ये बाद में बाध्यकारी भी प्रेसिडेंट के लिए बना दिया गया कि कोई भी आप कार्य करें तो हमारी जो है आपकी जो मंत्रिपरिषद है उसकी सलाह को उन्होंने बाध्यकारी बना दिया था प्रेसिडेंट के लिए, कुछ अमेंडमेंट के माध्यम से। तो चलिए यहाँ पे कोटा की जो बात थी वो सारी की सारी हमने देख ली है। अगली हमारी न्यूज़ क्या है दोस्तों, वो है इंडियंस हायर्ड एज अ हेल्पर्स फोर्स टू फाइट इन रशियाज वॉर। इंडिया के कुछ ये अभी न्यूज़ आई है इतने दिनों बाद, लगातार 2021 से, जब से 21-22 कब से है दोस्तों, मुझे सॉरी इस चीज़ का मुझे याद नहीं आ रहा कि यूक्रेन में और रशिया का वॉर कब से चल रहा है, तब से लेकर के अब तक में ये पहली बार न्यूज़ आई है कि इंडियंस भी वहाँ पे हैं। और कैसे हैं, कुछ इंडियंस थे जिनको कुछ लालच दे करके कि भाई आपको हम एज अ हेल्पर ले जाएंगे, जहाँ पे आपको आर्मी का सपोर्ट करने के लिए, मतलब वहाँ पे खाने वाने बनाने के लिए या कुछ ऐसी चीज़ों को करने के लिए लेके जाएंगे, और हम आपको 1.5-2 लाख कुछ इतना जो है पेमेंट देने की बात करी थी उनको कि ले गए थे। और उनमें से जब लेके गए इतने लोगों को, बाद में उन्होंने उनको लगा दिया कहाँ पे, आप रशिया को तो जानते हैं, जब नवेल्नी को वो जो है जेल के अंदर ही कुछ करवा सकता है। हालांकि एकदम से क्लियर नहीं है, लेकिन हर कोई तो इस बात को जान ही सकता है, इस बात को तो मान ही सकता है कि हाँ पुतिन ने ऐसा करवाया होगा। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा उनके ऊपर एक्यूजेशंस भी इस बात को लेकर के लगाए जा रहे हैं। तो वो बात छोड़िए, तो भैया यहाँ पे ये लोग गए और वहाँ पे उन्होंने जो है उनको लगा दिया गया वहाँ फ्रंट वॉर पे, वहाँ पे लड़ाई करने के लिए। उन्होंने कहा कई बार तो हमारे तो इससे जो है गोलियाँ लगते लगते हम बच गए। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों से ज़्यादा हम आपको दिखाएंगे कि जहाँ जहाँ की बात की जा रही है, जहाँ पे इंडियंस को लगाया गया है, तो वहाँ पे जो एक बार प्लेसेज हैं उनको हम देख लेते हैं कौन कौन से प्लेसेज। सिंस नवंबर 2023 अराउंड 18 इंडियंस, 18 भारतीय have been stranded at Mariupol, Kharkiv, Donetsk, Rostov-on-Don along the Russia-Ukraine border, and one person is said to have been killed in the ongoing war, an agent said. किसी एजेंट के माध्यम से ये लोग गए थे। कोई यूट्यूबर है, आजकल तो कुछ भी लोग करते रहते हैं दोस्तों। कोई यूट्यूबर है, वो एजेंट का काम करते थे, जिन्होंने इन लोगों को भेजा कि भैया आप लोग को जाओगे वहाँ पे, एज अ हेल्पर काम है, बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी, सैलरी बहुत अच्छी खासी मिल जाएगी। और अब ये लोग जो है वहाँ पे एज अ हेल्पर की जगह इन लोग को जो है क्या करना पड़ रहा है, लड़ाई फ्रंट पे जा करके बॉर्डर पे लड़ाई करनी पड़ी, जिसमें से कहा जा रहा है कि एक लोग की डेथ भी हो चुकी है। तो गुहार लगाई है उनके घर वालों ने भी, उन लोगों ने भी, हमारे जो एक्सटर्नल मिनिस्ट्री है उनसे की, और जो हमारी कॉन्सुलेट है, दूतावास है, उनसे कि भाई आप इस पर कुछ करो और उनको वहाँ से लेकर के आओ।
तो इन सब से आगे हम चल के देख लेते हैं मैप के बारे में दोस्तों, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। वो क्या है दोस्तों, देखिए इस एरिया से पिछली बार भी काफी ज्यादा जो है क्वेश्चन वगैरह आए थे। देखिए ये है डोनेस्टक, ये यूक्रेन की टेरिटरी है, ये पूरा यूक्रेन का एरिया है, आप देख रहे हैं ये रशिया है, और यहीं से लगता है आपका ब्लैक सी। ठीक है, ब्लैक सी बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन सी है दोस्तों, कई बारी मैंने आपको निमोनिक बताया हुआ है ब्लैक सी से बॉर्डरिंग कंट्रीज, तो आपको देखना है। आप ये देख रहे हैं टर्की, बुल्गारिया, आपका यूक्रेन ये हो ही गया, रशिया हो ही गया दोस्तों, और ये रहा आपका रोमानिया। तो आपको बताना है, अब मैंने आपको क्या बताया था, बर्गर टी, बुल्गारिया, यूक्रेन, रोमानिया, रशिया और क्या टर्की। ठीक है, तो ये कुछ कंट्रीज हैं जो यहाँ से लगती हैं, और यहीं पे ही है आप सी ऑफ अजोव और कर्च, स्ट्रेट ऑफ कर्च। कर्च का जो स्ट्रेट है ये किसको किसको जोड़ता है, ये ब्लैक सी और सी ऑफ अजोव को जोड़ने का काम करता है। ये है कर्च स्ट्रेट आपका, ठीक है। और ये है आपका क्रीमियन पेनिनसुला, ये भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा था जब इसको जो है अपनी टेरिटरी घोषित करी जो है रशिया ने, तो ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। और यहाँ पे नाइपर नदी निकलती है दोस्तों, ये है नाइपर नदी, नाइपर जिसमें डी आपको साइलेंट मिल जाएगा। नाइपर रिवर ये है, ये यूक्रेन से होती हुई आ रही है, ये देखिए ये है नाइपर रिवर। और डोनेट्स रिवर ये है, डोनेट्स रिवर ये रहा आपका, ये रहा डोनेट्स रिवर भी, ये जा रही है। लुहांस्क ये रहा ये एरिया दोस्तों, ये है डोनेस्टक जो हमने अभी बात करी है, ये आपका खार्किव का एरिया रहा, ये है कीव इसकी, और ये रहा आपका यूक्रेन, आप देख ही रहे हैं। ज़ैपोरिज़िया, क्या ज़ैपोरिज़िया, ये जो है हमारे जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये प्लेस का नाम से आया था कि यहाँ पे क्या हुआ था, तो यहाँ पे इनका कुछ सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट वगैरह है, तो इस वजह से ये न्यूज़ में था। तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। और नेस्टर रिवर ये रही इस एरिया में, इस तरफ से बह रही है। रिवर वगैरह भी इंपॉर्टेंट हो जाती है दोस्तों, जो कि जा करके मिल रही है आपकी ब्लैक सी में मिल रही है। और इनका सेवेस्टोपोल काफ़ी बड़ा जो है पोर्ट है, आप बंदरगाह कह लीजिए, वो है इनका ये। तो आप ये सारी चीज़ें एक बार देख लीजिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं इनमें, रिवर है और इनके पोर्ट वगैरह है, फिर से ये न्यूज़ में रहते हैं, कंटिन्यूसली बने हुए हैं, तो इंपॉर्टेंट हो ही जाते हैं हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे आप देखेंगे वेस्ट एशिया में जो अरेबियन और जो है रेड सी और ये सब का एरिया है, वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में बना हुआ है, तो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने कई बारी जो है आपको मैप और डिस्कस किया है, दिखाया है यहाँ पे। देखिए दोस्तों, रूल्स दैट एज आउट वुमेन फ्रॉम जॉब्स ड्यू टू मैरिज इलीगल। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि जो आप विमेन्स हैं उनको, द कोर्ट सेड टर्मिनेटिंग एम्प्लॉयमेंट बिकॉज द वुमेन हैज गॉट मैरिड इज अ कोर्स केस ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। बात क्या हुई है, रूल्स दैट बुली वुमेन employees out of their jobs for getting married or having domestic issues amount to coerce gender discrimination and are plainly unconstitutional, the Supreme Court has said. Terminating employment because the woman has got married is a coerced case of gender discrimination and inequality. Acceptance of such patriarchal rule undermines human dignity, right to non-discrimination and fair treatment. Laws and regulations based on gender-based bias are constitutionally permissible, the court said in a constitutionally impermissible, the court said in a recent observe. बात क्या हुई, the observation were part of an order which upheld the rights of a women permanent commissioned officer in the military nursing services who was discharged for getting married. जो मिलिट्री में नर्सिंग सर्विसेज है उसमें क्या है, विमेंस को लगाया जाता है। आप देखेंगे कि हमारी गवर्नमेंट भी चाहती है कि राइट टू इक्वालिटी के तहत विमेंस को भी ज़्यादा से ज़्यादा आर्मी वगैरह में हम लेकर के आए, लेकिन अभी भी हमारी गवर्नमेंट उनको फ्रंट पे लड़ने के लिए, बॉर्डर फ्रंट पे लड़ने के लिए ज़्यादा वो अलाउ नहीं करती है। उसके अपने कुछ इश्यूज़ हैं, वो चीज़ें अलग हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया अगर आप कहते हो कि हम राइट टू इक्वालिटी को फॉलो करते हैं और हम विमेंस के लिए काम करते हैं, तो कम से कम आप अपने एक्शन के साथ साथ, अपने ज़बान के साथ साथ अपने एक्शन में भी तो दिखाओ कि आप जो है औरतों के लिए काम कर रहे हो। ऐसा करने से जो कमीशन्ड ऑफिसर होती हैं मिलिट्री में, नर्सिंग ऑफिसर्स होती हैं,
नर्सिंग जो वुमेन्स हैं इनको कहा गया कि जब ये आप देखते हैं कि एग्जाम देते हुए कुछ कुछ एग्जाम्स में या कहीं कहीं पे रिक्रूटमेंट में आप देखेंगे कि वहाँ पे अनमैरिड होना जरूरी होता है। जब आप मैरिड है तो आप वो एग्जाम भी नहीं दे सकते हैं। तो इस वजह से इन्होंने कहा कि और वो भी सिर्फ वुमेन्स के साथ में ऐसा डिस्क्रिमिनेशन, तो ये एक तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इम्परमिसिबल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। जो नर्स थी एक उनको हटा दिया गया था उनकी जॉब से। क्यों हटा दिया गया था? क्योंकि लगभग 1988 या 1988 के आसपास की बात है ये, क्योंकि उनकी शादी हो गई थी, वो मिलिट्री में नर्सिंग का काम करती थी, उनको परमानेंट कमीशन नहीं किया गया था, तो वो कोर्ट चली गई और यहाँ पे लखनऊ की कोर्ट ने भी बोल दिया था, उनके फेवर में ही जजमेंट दिया था। 2016 में जजमेंट दिया था लखनऊ की कोर्ट ने उनके फेवर में कि हाँ ये सही बात है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट उस चीज़ को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के पास में पहुंच गई। तो अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया इस चीज़ को लेकर के कि हाँ जो पहले की कोर्ट ने, जो लोअर कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था वो सही दिया था और हम भी इसके पक्ष में है। और उन्होंने कहा कि आप जो फॉर्मर लेफ्टिनेंट सेलिना जॉन था इनका नाम, 60 लाख रुपए उनको एज अ कंपनसेशन प्रोवाइड करवाने की बात करी है गवर्नमेंट की तरफ से। विद इन 8 वीक्स, 8 हफ्तों के अंदर उनको 60 लाख जो है कंपनसेशन प्रोवाइड करवाई है सेलिना जॉन को। और हमारी कोर्ट ने कहा कि आप जो ये काम कर रहे हैं कि कोई औरत अगर शादी उसकी हो गई तो उसमें उसकी क्या गलती है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई काम नहीं कर सकती है। एक तरीके से तो ये सीधे सीधे जो है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का मामला है। और जाहिर सी बात है वुमेन की शादी होने पे आप ये पुरुषों के ऊपर तो अप्लाई नहीं करते हैं, सिर्फ औरतों के ही ऊपर अप्लाई क्यों होता है कि उनकी शादी हो गई तो वो अब जो है काम नहीं कर सकती हैं, क्योंकि वो अपने घरेलू मामलों में ज़्यादा व्यस्त हो जाएंगी, इस वजह से वो जो है अपनी जॉब पर ध्यान नहीं दे पाएंगी। तो ये एक तरीके से पैट्रियार्कल जो हमारी थॉट है, जो हमारी पितृसत्तात्मक सोच है उसको दर्शाती है, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल भी इसकी परमिशन नहीं देता है और ये एक तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और ये क्वार्स जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, एक तरीके का बहुत ही कह लीजिए भद्दा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। इसका कोई सेंस नहीं बनता है, वो भी आज के टाइम पे 21वीं शताब्दी में जब दुनिया वुमेन्स के राइट्स को लेकर के इतनी ज़्यादा जो है चौकन्नी हो चुकी है दोस्तों। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें कही और कहा कि आप इसको जो है खत्म करिए, इस जो है डिस्क्रिमिनेशन की बात को। ये राइट टू इक्वलिटी के हमारे अगेंस्ट में जाती हैं ये चीज़ें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये सारा मामला था जिसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने हमारा जो है डिसीजन दिया हुआ था। और क्या था? रेगुलेशंस बेस्ड ऑन जेंडर बायस अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इट सेज आज गवर्नमेंट टू पे कंपनसेशन टू वुमेन परमानेंट कमीशन ऑफिसर। और इनको परमानेंट जो कोस्ट गार्ड को भी लेकर के, जो कोस्ट गार्ड में वुमेन्स काम करती हैं उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाँ भाई आप जब कह रहे हो ना तो अपने एक्शन में भी दिखाओ, उनको जो है परमानेंट कमीशन ऑफिसर एज अ रखो वहाँ पे। ये नहीं कि उनकी शादी हुई वहाँ से आपने निकाल करके उनको भगा दिया। ठीक है, तो आप जो है अपनी इस बोलने और कथनी और करनी में जो है थोड़ा सा सामंजस्य लेकर के आओ और सिर्फ बोलो ही नहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और वुमेन्स की इक्वलिटी की बात ही मत करो, उसको जो है अपने एक्शंस में भी करके दिखाओ। तो ये सारी बात थी दोस्तों। और आगे देखिए, एंडिंग डिस्क्रिमिनेशन वर्क प्लेस मस्ट एंश्योर फेयर ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन एम्प्लॉयज। ये आज का भी आर्टिकल है, वो कल का आर्टिकल था, दोनों मिलाकर के है दोस्तों यहाँ पे। तो इसमें वही सारी बातें कही गई। हाँ, ये 1988 का मामला था जिसमें उनको हटा दिया गया था वहाँ पे। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि आप भैया थोड़ा सा जेंडर डिस्पैरिटी को कम करो और यहाँ पे कुछ जो है समानता लेकर के आओ। ये सारी चीज़ें, वही चीज़ें कही गई वहाँ पे भी। इंडिया टू देखिए, उसको हम अपने एग्जाम में कहीं पे एज अ कोर्ट नहीं, मतलब हम एथिक्स 4 पेपर में भी उसको यूज़ कर सकते हैं। और राइट टू इक्वालिटी और इन सब चीज़ों को लेकर के कुछ कुछ ऐसे डिसीजन होते हैं जिसको हम सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में कोट कर सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बहुत से ऐसे डिसीजन देता ही रहता है। हमारा जुडिशरी जो है हमारी। अगली न्यूज़ हमारी क्या है? इंडिया टू सीक 26 बिलियन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन न्यूक्लियर पावर सेक्टर। न्यूक्लियर पावर का जो सेक्टर है उसमें 26% के प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को पहली बार गवर्नमेंट कंसीडर कर रही है कि हम न्यूक्लियर पावर में जो है प्राइवेट सेक्टर को भी लेकर के आएंगे। पहले ऐसा नहीं था। जो हमारा न्यूक्लियर सेक्टर है वहाँ से जो पावर का प्रोडक्शन होता है वो बहुत ही वहाँ पे, मतलब कि एक तरीके से कार्बन फ्री जो है एनर्जी का प्रोडक्शन होता है न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट से। तो इस वजह से, और लेकिन अभी भी हमारा जो है न्यूक्लियर पावर से जो आता है हमारी एनर्जी आती है नॉन कार्बन एमिटिंग एनर्जी सोर्स है हमारा न्यूक्लियर, दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स लेस देन 2% ऑफ इंडियाज टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। ये सिर्फ और सिर्फ अभी भी 2% से भी कम है पूरी हमारी इलेक्ट्रिसिटी, पूरी विद्युत उत्पादन में इसका प्रतिशत कितना है? 2% से भी कम है हमारी जो है क्या
आपकी न्यूक्लियर पावर से जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो इसको देखते हुए इन्होंने कहा कि हम प्राइवेट इन्वेस्टर्स को भी यहाँ पे, इन्होंने किसको किसको यहाँ पे बोला है कि भैया आप आकर के जो है इसमें इन्वेस्टमेंट करो। हालांकि जो उसका अंदरूनी पूरा मामला होगा, जो उसका पूरा ऑपरेशनल मामला होगा, वो तो हमारी जो पहले से देखती है NPCIL देखती चली आ रही वही देखेगी, क्योंकि पहले इसमें कुछ गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को ही, गवर्नमेंट कंपनीज को ही काम करने का था, जिसको पूरे तरीके से कौन संचालित करता था पूरे न्यूक्लियर पावर सेक्टर को, वो करती थी स्टेट रन न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, NPCIL। NPCIL पूरे न्यूक्लियर सेक्टर को हमारे देखती थी यहाँ पे। तो अब एक ही कह लीजिए कि आप इंस्टीट्यूट पूरा का पूरा सिस्टम नहीं देख सकती है, तो चीज़ों में चेंज लाने की ज़रूरत है। और हमारी गवर्नमेंट का प्रयास क्या है कि हम 50% का हमारा टारगेट है जो नॉन कार्बन एमिटिंग और हमारे जो रिन्यूएबल एनर्जी, जिससे कि पोल्यूशन को कम किया जा सके, तो हम 50% अपनी एनर्जी इन चीज़ों से प्राप्त कर सके, ये हमारा टारगेट है। बात क्या है, द फंडिंग वुड हेल्प इंडिया अचीव इट्स टारगेट ऑफ हैविंग 50% ऑफ इट्स इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिक जनरेशन कैपेसिटी यूज नॉन फॉसिल फ्यूल्स बाय 2023 अप फ्रॉम 42% नाउ। 42% से हमने 50% का टारगेट रखा 2030 तक। कब का टारगेट हमारा? 2030 तक। 2030 में हमारा टारगेट है कि जो हमारी पूरी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है, जो पावर का जनरेशन होता है, उसमें से 50% जो है पावर ऐसा होना चाहिए जो कि नॉन फॉसिल फ्यूल से आना चाहिए। नॉन फॉसिल फ्यूल से आना चाहिए दोस्तों, नॉन फॉसिल फ्यूल से होना चाहिए, ठीक है। नॉन फॉसिल फ्यूल से होने का क्या मतलब है कि जिससे कि कार्बन का एमिशन, जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं उनसे कार्बन का एमिशन होता है बहुत ज़्यादा, जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेस को काफ़ी बढ़ाता है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करता है। तो इस वजह से आप देखेंगे कि हमारी गवर्नमेंट चाह रही है कि 2030 तक हमारा 50% का जो हमारा क्लीन एनर्जी आए, हमारे क्लीन एनर्जी, ठीक है, साफ़ सुथरी एनर्जी हो, रिन्यूएबल एनर्जी हो, जो कि आप समझ लीजिए विंड एनर्जी हो गई, हाइड्रो मतलब कि पानी वाली एनर्जी होगी दोस्तों। और आपका यहाँ पे देख रहे हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी की भी बात कर रही है हमारी गवर्नमेंट की, जिससे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देकर के किनको किनको इन्होंने इनवाइट किया हुआ है। द गवर्नमेंट इज इन टॉक्स विद एटलीस्ट 5 प्राइवेट फर्म्स, 5 प्राइवेट फर्म्स को जो है ये अभी बातचीत में चल रही हैं चीज़ें गवर्नमेंट की तरफ से। वो कौन कौन सी है? टाटा पावर से, रिलायंस इंडस्ट्रीज से, अडानी से और जो है वेदांता लिमिटेड से। इनसे बात कहा गई कि इन्वेस्ट अराउंड 440 बिलियन, $5.3 बिलियन के इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है कि ये 5 की 5 जो है जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ हैं, इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, तो इतना तो इन्वेस्टमेंट कर सकती है दोस्तों, इनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है। तो गवर्नमेंट भी सोच रही है इनको क्यों ना ऐसे कामों में लगाया जाए जिससे हमारा कुछ फ़ायदा हो सके, कंट्री का फ़ायदा हो सके, गवर्नमेंट का फ़ायदा हो सके और इनको भी प्रॉफिट हो सके, जो ये कंपनीज़ हैं। आगे क्या बात है? विद द इन्वेस्टमेंट द गवर्नमेंट होप्स टू बिल्ड 11,000 मेगावाट ऑफ न्यू न्यूक्लियर पावर जनरेशन कैपेसिटी बाई 2040, ठीक है, 2040 तक। विद द इन्वेस्टमेंट द गवर्नमेंट होप्स, गवर्नमेंट की क्या उम्मीद है कि भैया हम 11,000 मेगावाट की जो है एनर्जी जनरेट कर ले 2040 तक। ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। आपने देखा होगा कि पिछले या 2016, 15, 16, 17 है किसी में, कि हमने कितना टारगेट रखा है, कितने मेगावाट का जो है रिन्यूएबल एनर्जी से पावर के जनरेशन को। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आए हुए थे। तो इसलिए मैं आपको ये कुछ फैक्ट्स इसलिए बता दे रही हूँ कि इन केस आ गए आपकी स्टेट पीसीएस में, यूपीएससी में या किसी और भी एग्जाम में, तो आप यहाँ पे टैकल करने की स्थिति में हो। क्या है? 11,000 मेगावाट की बात कर रही है हमारी गवर्नमेंट, 11,000 मेगावाट। इसको हम सोच रहे हैं कि ये न्यू न्यूक्लियर पावर जनरेशन कैपेसिटी, और 2040 तक हम जो है अपने न्यूक्लियर एनर्जी से इतना जो है बिजली का जनरेशन कर सके। अभी के टाइम पे हम कितना कर रहे हैं? जो हमारी NPCIL है वो 7,500 मेगावाट की कैपेसिटी के साथ में काम कर रही है, जो अभी 1,300 मेगावाट की कैपेसिटी को और इंक्रीज करना है, उसमें ज़्यादा बढ़ाने की सोच रही है NPCIL। तो और ज़्यादा सारी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ावा दे देंगे तो हम जल्दी से जल्दी इतनी एनर्जी को जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं अपने न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के तहत, क्योंकि दोस्तों इससे बहुत ही क्लीन एनर्जी मिलती है जो कि कार्बन फ्री एनर्जी होती है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैंने आपको बताई। यहाँ पे ये देखिए, ये न्यूज़ क्या है? न्यूज़ है दोस्तों, स्टडी फाइंड्स राइज इन ब्लड क्लॉट्स, हार्ट इन्फ्लेमेशन आफ्टर कोविड वैक्सीन। डरने की जरूरत नहीं है। वैसे ये कुछ ऐसी न्यूज़ है कि कोविड वैक्सीन के बाद में 99 मिलियन लोगों पे कुछ सर्वे किया गया है जो कि आउट ऑफ इंडिया से हैं। और कौन कौन सी वैक्सीन का सर्वे किया गया है? वैक्सीन है वो आपकी mRNA वाली CHA
डॉक्सी वैक्सीन, ठीक है, कोविशील्ड के बारे में भी बात की गई है और mRNA की बात की गई जो हमारे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया हुआ था, और भारत बायोटेक, आप चेक कर लीजिएगा कि कौन सी वैक्सीन किसने बनाई थी। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि इस वैक्सीन को लगने के बाद में जो है लगभग 1.5 टाइम्स जो है 1.5 गुना हमारी जो है हार्ट डिजीज बढ़ गई है, ब्लड क्लॉट होने की स्थिति बढ़ गई है। और यहाँ पे इन्होंने बताया कुछ कुछ ऐसी सिम्टम्स और बीमारियों के नाम बताए जिनकी जो है बढ़ने की संभावना, जिनकी संभावना ज़्यादा बढ़ गई है इन जो है क्या कहते हैं आप वैक्सीन के लगने की वजह से। और यहाँ पे बाद में ये भी इन्होंने बात कही कि अप्रूवल हम बहुत ज़्यादा स्पीड में ट्रायल कर लेते हैं। पहले के टाइम पे क्या था, 10 साल लग जाते थे दोस्तों, 10 साल, 15 साल, 20 साल लग गए एक वैक्सीन को तैयार करने में। और यहाँ पे जब बहुत जल्दी से वैक्सीन को बनाने की कोशिश की जा रही है तो उसमें कुछ कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हम यूज़ कर लेते हैं जिससे उसका जल्दी से इफेक्ट दिखने लग जाए, लेकिन बाद में वो जो है कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। आपने देखा होगा कि कोविड-19 के बाद से काफ़ी ज़्यादा ऐसे केसेस भी देखने के मिले और स्टडीज़ भी सामने कई बारी आई थी कि हाँ इसकी वजह से कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। और यहाँ पे फिर ये बहुत बड़े लेवल की जो है रिसर्च सामने आई है कि जिसमें 99 मिलियन, मतलब आप 1 मिलियन में समझ रहे हैं कि 1 मिलियन में लगभग 10 लाख लोग होते हैं, तो 99 मिलियन मतलब बहुत बड़े लेवल पे इसको जो है हमने इन्होंने रिसर्च किया है। कहाँ कहाँ के लोगों को शामिल किया है, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड डेनमार्क, यहाँ के लोगों को इस रिसर्च में शामिल किया गया है। और इसमें क्या क्या बताया गया है कि कौन कौन सी चीज़ें बढ़ गई हैं। पहली क्या है, one of the largest assessment of its kind spanning 99 million people and investigating reports of adverse reaction following COVID-19 vaccination found that instances of Guillain-Barré syndrome, क्या है ये Guillain-Barré syndrome, लिख देती हूं मैं यहाँ पे जिससे आप देख लीजिएगा इसको। गुलियन आप देख लीजिएगा इसका जो है प्रोनाउंसिएशन क्या है दोस्तों, गुलियन-बैरे सिंड्रोम, वहाँ की लैंग्वेज में कुछ और कहते होंगे, बैरे सिंड्रोम है ये, देख लीजिएगा, ये गुलियन-बैरे सिंड्रोम है। दूसरा मायोकार्डिटिस, तीसरा पेरिकार्डिटिस एंड सेरेब्रल वेनस साइनस थ्रोम्बोसिस, ठीक है। ये क्या है, CVST क्या है, सेरेब्रल वेनस सिनस थ्रोम्बोसिस, CVTS। ये कुछ मामले हैं जो कि इनके बहुत ज़्यादा बढ़ गए कोविड-19 की वैक्सीन लगने के बाद में। तो यहाँ पे ये भी हम देख लेते हैं कि जो ये वैक्सीन है और जो ये चीज़ें हैं ये किन किन चीज़ों से संबंधित है, ये आपके ये सारे सिम्टम्स जो है किन चीज़ों से संबंधित है। इनमें से कुछ ब्लड क्लॉट से संबंधित है जो आपके हार्ट में ब्लड क्लॉट को बढ़ा देते हैं जिससे हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है। देखिए, गुलियन-बैरे सिंड्रोम इज अ डिसऑर्डर इन विच द इम्यून सिस्टम अटैक्स द नर्व। जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र होता है वही हमारे नर्व्स पे अटैक करने लग जाता है ये इस गुलियन-बैरे सिंड्रोम में, ठीक है। जो हमारा नर्व्स विच द इम्यून सिस्टम अटैक्स द नर्व्स, गुलियन-बैरे सिंड्रोम इज अ डिसऑर्डर इन विच द इम्यून सिस्टम अटैक्स द नर्व। जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो नर्व्स पे अटैक करने लग जाता है। तो ये बहुत घातक स्थिति है दोस्तों। ऐसे केसेस तो बहुत ज़्यादा कम ही देखने को मिलते हैं, इंडिया में भी बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलते हैं, वर्ल्ड लेवल पे भी। लेकिन अगर ऐसे केसेस की 1.5 गुना 1.5 टाइम्स अगर ये इनकी बढ़ने की संभावना बढ़ गई है तो ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक कहे जा रहे हैं। वाइल रेयरली फैटल, ये रेयरली फैटल, इट कैन कॉज मस्कुलर डैमेज जो है वो उसको कर सकते हैं जो मसल्स में डैमेज होती है, इसका काज हो सकते हैं गुलियन-बैरे सिंड्रोम एंड कैन रिक्वायर प्रोलॉन्ग्ड ट्रीटमेंट। और बहुत लंबे टाइम का ट्रीटमेंट इसमें आवश्यकता हो सकती है अगर कोई जो है इस बीमारी से जूझ रहा है दोस्तों। देन CVST रेफर्स टू ब्लड क्लॉट्स इन द ब्रेन। CVST क्या है, CVST ये क्या है आपका, ये सेरेब्रल वेनस सिनस थ्रोम्बोसिस। इसमें क्या होता है कि आपके ब्रेन में ब्लड क्लॉट होने लग जाता है। ब्रेन में ही जब ब्लड क्लॉट होने लगेगा दोस्तों तो इससे किसी की प्रॉब्लम, उनकी बीमारी के चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं और उसके डेथ के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एंड क्या है, मायोकार्डिटिस एंड पेरिकार्डिटिस आर इन्फ्लेमेशन ऑफ द हार्ट टिश्यू। हार्ट टिश्यूज का जो इन्फ्लेमेशन है वो किससे होता है, आपका पेरिकार्डिटिस, और जो है आपका किससे होता है, मायोकार्डिटिस से होता है। तो ये कुछ कुछ बीमारियां हैं जो आपके कोविड-19 के कोविशील्ड और जो है mRNA वैक्सीन के लगने के बाद, ये देखिए ये दोनों वैक्सीन को मैं यहाँ पे नाम लिख दे रही हूँ जिससे आपको बाद में अगर वैक्सीन का नाम आए तो आप दोस्तों इसको देख सके। वो क्या है आपकी
venous sinus were at least 1.5 times more than expected following in इनोक्यूलेशन मतलब वैक्सीनेशन होता है दोस्तों, ठीक है। इनोक्यूलेशन मतलब वैक्सीनेशन एक तरीका विथ एमआरएनए एंड एमआरएनए आपका मैसेंजर आरएनए इसको बोलते हैं। आप एक देखते हैं डीएनए होता है, एक आरएनए होता है, तो ये एमआरएनए है, मैसेंजर जो मैसेज पहुंचाता है, एमआरएनए वैक्सीन एंड DOX1 ये क्या है, DOX1 देख लीजिएगा। ये दोनों वैक्सीन की बात कही जा रही है जो कि हमारी इंडिया से बनी हुई वैक्सीन थी दोस्तों। इनकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है यहाँ पे इन सारी चीज़ों की। और यहाँ पे एक बात और कही गई है, वो भी हम देख लेते हैं, वो क्या है, OE रेशियो। द एनालिसिस इन्वॉल्व कंप्यूटिंग द सो कॉल्ड OE रेशियो। OE रेशियो को इसमें OE रेशियो को इन्वॉल्व करके इसको कंक्लूड किया गया है, इसका जो है रिसर्च किया गया है इस पे। ये OE रेशियो होता क्या है? द एनालिसिस इन्वॉल्व कंप्यूटिंग द सो कॉल्ड OE रेशियो और ऑब्जर्व्ड वर्सेस एक्सपेक्टेड रेशियो। ये क्या होता है? ऑब्जर्व्ड वर्सेस एक्सपेक्टेड रेशियो होता है OE। ऑब्जर्व वर्सेस एक्सपेक्टेड, O मतलब ऑब्जर्व, E मतलब एक्सपेक्टेड, ऑब्जर्व वर्सेस एक्सपेक्टेड रेशियो। हमने जो एक्सपेक्ट किया था जो एक्चुअल में आ रहा है वो उसका जो है एक तरीके का ये आंकड़ा होता है। मान लीजिए कि जो ऑब्जर्व है हमारा वो नहीं, जो हमने एक्सपेक्ट किया था वो कि मान लो कि 1000 होगा और OE रेशियो फिर जो है आपका सॉरी मतलब कि ये 500 होगा 500 है मान लीजिए एक्सपेक्टेड। तो OE रेशियो को हम जब देखते हैं कि ये फिर जो है आपका मान लीजिए 1000 हो गया जो रियल है, तो 1.5 का मतलब क्या है? 1.5 का मतलब है मान लीजिए 1500 हो गया आपका, ये 1500 लोग, 500 लोग थे, तो मतलब जो एक्चुअल में है वो 1000 हो गया और जो फाइनली है वो आप देखें 1.5 टाइम्स का मतलब है कि 1500 लोगों पे ये जो है एक्स्ट्रा आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको OE रेशियो, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था, कुछ ऐसा रेशियो है ये और ये चीज़ें हैं, तो मैंने आपको बता दी। चलिए चलते हैं हम अपने अगले आर्टिकल की तरफ। इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ये काफ़ी बड़े लेवल पे रिसर्च आई है क्योंकि 99 मिलियन लोग इसमें शामिल हैं, जिसमें इंडिया के लोग शामिल नहीं हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा हमारे यहाँ पे कोविड-19 के बाद से ही काफ़ी इसकी चर्चा चल रही थी। तो देख लीजिए अगली न्यूज़ हमारी क्या है दोस्तों, क्या है, थरूर गेट्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ फ्रांस। बहुत बड़ी न्यूज़ नहीं है, एक छोटी सी न्यूज़ है, आपके वनडे एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया। वहाँ का अवार्ड है, कहाँ का, फ्रांस का अवार्ड है, वो क्या है, शिवेलियर डी ला लीजन डी ऑनर। आप वहाँ पे वो लोग फ्रांस में आप देखेंगे फ्रेंच में कुछ अलग तरीके से इसको बोलते हैं, वहाँ के प्रोनाउंसिएशन में आप देखेंगे कि इसकी मात्रा ज़्यादा लगी होती है। आप किसी भी चीज़ पे देखेंगे तो जैसे हमारे यहाँ पे रेस्टोरेंट बोलते हैं तो रेस्तरां बोलते हैं ऐसे करके, तो इस तरीके से इसका प्रोनाउंसिएशन इट कैन बी अ बिट डिफरेंट हमारे प्रोनाउंसिएशन से, जैसा मैं बोल रही हूँ। तो आप देख लीजिएगा किसको मिला हुआ है, शशि थरूर को। ये जो है इनके काफ़ी अच्छे जो है रिलेशंस रहे हैं फ्रेंच गवर्नमेंट के साथ में। इन्होंने क्या बताया, द फ्रेंच गवर्नमेंट हैड अनाउंस द अवार्ड फॉर मिस्टर थरूर इन अगस्त 2022 बट द फॉर्मल कॉन्फरिंग टुक प्लेस ऑन ट्यूसडे। 2022 में ही इसको जो है अनाउंस कर दिया गया था, लेकिन अभी ट्यूसडे को मिला इनको। मिस्टर थरूर सेड दिस रिलेशनशिप विद फ्रांस बिगेन ड्यूरिंग हिज UN स्टिंट। वो UN में काम किया था शशि थरूर ने, और कहा जाता है कि अगर वो जो है UN में और ज़्यादा कुछ सालों तक काम करते तो वो UN के हेड हो जाते, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया कुछ अलग सर्कमस्टांसेस के चलते हुए। क्योंकि आप जानते हैं, कहा भी जाता है दोस्तों कि अगर शशि थरूर को जानना है, उनको पढ़ना है, तो आपको एक अलग से डिक्शनरी लेकर के बैठना पड़ेगा कि हाँ शशि थरूर जी ने कुछ लिखा हुआ है, तो हम एक डिक्शनरी लेकर के बैठेंगे, उसके बाद शशि थरूर जी ने क्या कहा है हमें उसको समझना पड़ेगा, क्योंकि ही इज़ अ लीजेंड दोस्तों, मतलब कि पढ़े लिखे काफ़ी ज़्यादा हैं ये। तो चलिए बस ये बताना था कि फ्रांस का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो इनको मिल गया है, और हमारे भी यहाँ पे हाईएस्ट जो हमारा सिविलियन अवार्ड है वो भी 5 लोगों को देने की बात कही गई है। दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय केरला गवर्नमेंट। ये इसलिए मैं दिखा रही हूँ आपको कि केरला गवर्नमेंट का बहुत ही अच्छा ऐसा इनिशिएटिव लेते रहना चाहिए स्कूल्स वगैरह में बच्चों, क्योंकि देखिए बच्चे होते हैं हमारे पूरी कंट्री का भविष्य होते हैं दोस्तों। अगर उनकी हेल्थ डिटेरियोरेट करेगी, उनकी हेल्थ ही सही नहीं रहेगी, तो स्टंटिंग वगैरह की प्रॉब्लम आने लग जाएगी कि फिर उस तरीके से उनका IQ डेवलप नहीं हो पाएगा। देखिए पोषण पे बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं। जब उनमें माल नरिशमेंट होगा, बच्चा जब छोटे से पैदा होता है उसको खाने पीने की ही चीज़ें सही से नहीं मिल पाएंगी, तो उसका ब्रेन कहाँ से ही सही से डेवलप होगा दोस्तों।
और ब्रेन को डेवलप होने के लिए बहुत ही अच्छे से न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। यहाँ पे बात क्या है, बस ये फोटो है, फोटो में ये बहुत ही अच्छी चीज़ दी थी तो मैंने सोचा आपको दिखा दूँ। वो क्या है, इन अ व्यू ऑफ सोरिंग टेम्परेचर केरला एजुकेशन डिपार्टमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस वाटर बेल। क्या इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, वाटर बेल, कि हम जो है भैया अब ये वाटर बेल बजाएंगे जो वहाँ की एजुकेशन डिपार्टमेंट है कि हम वाटर बिल बजाएंगे और सारे बच्चों को उठ करके अपना जो है जल्दी जल्दी से पानी निकाल के बैग में से उनको पानी पीना है। इतनी इतनी देर बाद हमारी वाटर बेल बजेगी और बच्चे पानी पिएंगे जिससे कि उनको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम ना आने पाए। आस्किंग द स्टूडेंट्स टू ड्रिंक वाटर व्हेन द बेल रिंग्स, अ सीन फ्रॉम अ स्कूल इन कोची। ये एक सीन है कोची का। तो ऐसे ऐसे जो है इनिशिएटिव्स होने चाहिए। आप इसको कहीं पे कोट कर सकते हैं, किसी केस स्टडी में कोट कर सकते हैं दोस्तों, या फिर ये ऐसे भी आ सकता है। दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव। मुझे बहुत अच्छा लगा ऐसा देख करके कि ऐसे होते रहने चाहिए इनिशिएटिव्स, जिससे कि बहुत ही अच्छा फ़ायदा पहुंचता है। और ये देखिए दोस्तों, दिस इज़ अ वेरी कंट्रोवर्शियल यहाँ पे ये आर्टिकल कंट्रोवर्शियल नहीं है। जो जजमेंट था इसके पहले की जो चीज़ें चल रही थी वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल थी। वो क्या थी, मेकिंग सेंस ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड जजमेंट थ्रू डेटा। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो जजमेंट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया है, तो उसका जो है सेंस बनता है। उन्होंने इस पूरे डेटा के माध्यम से दिखाया है कि जो काम सुप्रीम कोर्ट ने किया वो बहुत ही सही किया। आप देखेंगे कि ओपन कोर्ट का डिस्कशन है, वीडियोस भी हैं बहुत ज़्यादा, यूट्यूब वगैरह पे पड़े हुए हैं। बहुत ही मतलब क्या कहूँ मैं, बहुत ही अच्छे तरीके से उसको देख करके मतलब कि बहुत अच्छा फील होता है कि हमारे सीजीआई ने इतने अच्छे से उस पर आर्ग्यू किया हुआ है। सामने सॉलिसिटर जनरल है हमारे तुषार मेहता जी, वो बोल रहे हैं कुछ, और हमारे जो सीजीआई हैं वो भी बोल रहे हैं, और जो 5 लोग हैं, टोटल 5 लोगों की ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी। देखिए, एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जिसमें 5 लोग कम से कम होने ही चाहिए, 5 जज हमारे होने चाहिए, तब वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच मानी जाती है। ठीक है, इसके आगे कितने भी हो सकते हैं, 13 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, तो वो उससे मतलब नहीं। लेकिन जो मिनिमम हमारा एक थ्रेशोल्ड है वो है कि 5 जज होने चाहिए हमारे एक जो है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को बनाने में। 2018 में हमारी गवर्नमेंट लेकर के आती है इलेक्टोरल बॉन्ड। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या था दोस्तों, देखिए उसके पहले गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट क्या था। गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट था कि भैया जो हमारे पैसे आते हैं पार्टीज के, पॉलिटिकल पार्टीज के पास में, तो वो कैश में अगर उनको मिल जाता है तो इससे ब्लैक मनी का जो इंटरवेंशन है बहुत ज़्यादा हो जाता है हमारी इकॉनमी में, और गवर्नमेंट को पता भी नहीं चल पाता है कि कितनी ब्लैक मनी किस पार्टी के पास में आई है। तो इन्होंने कहा कि हम इसको जो है चैनलाइज्ड कर देते हैं, लीगलाइज्ड कर देते हैं, जिससे कि ब्लैक मनी कम आए हमारी इकॉनमी में, पार्टीज को ब्लैक मनी के थ्रू पैसे कम प्राप्त हो। तो इन्होंने इसके लिए एक जो है जरिया निकाला, वो निकाला था इलेक्टोरल बॉन्ड का, जो कि जब से ये आया है तब से ही लेकर के आज तक कंट्रोवर्सी में बना हुआ था, और जाकर के फाइनली हमारी सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन किया, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया कि इसमें जो भी व्यक्ति होगा वो एक तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड देती है। इसकी जो है नोडल एजेंसी कौन सी है, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ही माध्यम से ये जो है, आप देखिए ये इलेक्टोरल बॉन्ड निकाले जा रहे थे तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही निकालती थी, जिसमें आप कह लीजिए कि 1000 का हो जाता था, 1000 का हो गया, 10,000 का हो गया, 1 लाख का हो गया, 10 लाख का हो गया और 1 करोड़ का हो गया। ठीक है, इतने के जो है इलेक्टोरल बॉन्ड दिए जा रहे थे, जिससे कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी कॉरपोरेशन, कोई भी इंस्टीट्यूशन जा करके उस इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीदता और उस पार्टी को एक तरीके से अपना सपोर्ट प्रदर्शित करता। तो यहाँ पे इलेक्टोरल बॉन्ड में गवर्नमेंट ने बोल दिया था कि हम जो है किसी का नाम इसमें मेंशन नहीं करेंगे, दिखाएंगे नहीं, जिससे कि कल को होगी किसी भी कंपनी ने, किसी भी बड़ी पार्टी ने एक पार्टी, किसी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा दिया या कंट्रीब्यूट किया, डोनेट किया, तो कल को वो गवर्नमेंट सरकार में ना रही और दूसरी पार्टी जो है सरकार में आ गई, तो इससे उस दूसरी पार्टी को कोई ऐसा प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, इसलिए उनके नाम को जो है छुपा के रखना जरूरी था हमारे लिए। ठीक है, हाइड करना, जिसको कॉन्फिडेंशियलिटी कहा हमारी गवर्नमेंट ने, और जिसको एनोनिमस कहा हमारी जो है सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें थी कि हम इस वजह से कर रहे हैं और इससे हमारी ब्लैक मनी कम होगी हमारे पॉलिटिकल पार्टी में। लेकिन बाद में देखा गया कि जो डेटाज आए बाद में, ये एडीआर की रिपोर्ट है, ये पूरी जो है एडीआर की रिपोर्ट है दोस्तों, जो कि उसने निकाला और बताया कि यहाँ पे कौन कौन सी पार्टी को कितने कितने जो है मिले, पैसे मिले, कॉरपोरेट डोनेशंस मिले और किस चैनल के थ्रू मिले, जिसमें एनोनिमस जो है छिपे हुए जो लोग थे वो उन्होंने बहुत ज़्यादा डोनेट किया है, जिसको किसी को पता भी नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि
आपको तो लेकिन सारी चीज़ों को उन्होंने बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्व किया इस इलेक्टोरल बॉन्ड की चीज़ों को, और उन्होंने कहा कि देखिए आप यहाँ पे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं प्रोवाइड करवा रहे, लेवल प्लेइंग ग्राउंड प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं अदर पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, और ऊपर से जो हमारी जनता है उसको भी तो अगर वो वोट कर रही है तो उसको भी तो जानने का अधिकार है। आर्टिकल 19(1)(a) में हमारी सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो राइट टू इंफॉर्मेशन का हमारा अधिकार है, हमारी जो पब्लिक है, हमारी जो डेमोक्रेसी है, उसको भी तो जानने का अधिकार है वो किस पार्टी को वोट कर रही है और कहाँ पे उसके पैसे लग रहे हैं, किस पार्टी के पास में उसके पैसे जा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जब जो है अगर किसी मान लो किसी पार्टी ने आपको कुछ पैसे दे दिए और आपने उसके फेवर में काम कर दिया, अगर किसी भी गवर्नमेंट में कोई भी गवर्नमेंट हो उसने उसके फेवर में काम कर दिया, तो ये आम जनता को कैसे पता चलेगा कि किस पार्टी को कितना ज्यादा फायदा पहुंचाया गया है। ठीक है, और इससे आप ब्लैक मनी को कैसे, अगर एक व्यक्ति ने जो है मान लो एक व्यक्ति मैक्सिमम 1 करोड़ का बॉन्ड खरीद सकता है, तो अगर उसने 10 व्यक्तियों को पकड़ लिया या 100 व्यक्तियों को ऐसा पकड़ लिया तो उसने 100 करोड़ का बॉन्ड ले लिया, 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर दिया, मतलब डोनेट कर दिया किसी पार्टी को, तो आप इस तरीके से इसको भी तो नहीं रोक पाओगे। तो ये कुछ कुछ आर्ग्यूमेंट्स है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स है हमारी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जिसको लेकर के उन्होंने कहा कि ये जो है आपने ठीक नहीं है, ये इलेक्टोरल बॉन्ड किसी भी तरीके से, ना तो इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी है, उन्होंने कहा सिलेक्टिव ट्रांसपेरेंसी आप दिखा रहे हो कि जो सरकार है जिस टाइम पे उसको तो मालूम है कि कौन सी पार्टी कौन से कंपनी ने या किस जो है इंडस्ट्रीज ने किसको कितना डोनेट किया है, लेकिन जो अपोजिशन की पार्टीज हैं, जो अदर पार्टीज हैं, उनको नहीं मालूम चल पाएगा कि किन्होंने कितना जो है सपोर्ट किया किस पार्टी को। तो इस तरीके से आप जो फ्री और फेयर इलेक्शन का चांस है हमारी डेमोक्रेसी में, उसको भी तो आप हैम्पर कर रहे हो, उसको भी तो आप एक तरीके से रोक रहे हो। और जो हमारी 255th लॉ कमीशन थी उसने भी इसको बहुत सही से सपोर्ट नहीं किया था इलेक्टोरल बॉन्ड की चीज को, जिसको कि यहाँ पे हमारे जस्टिस खन्ना ने यहाँ पे नोट किया कि हाँ इस चीज को भी आपने कंसीडर नहीं किया था। द कोर्ट ऑब्जर्व जस्टिस खन्ना नोटेड दैट द 255 रिपोर्ट बाय द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया स्टेट्स दैट व्हेन इंपॉर्टेंस is given to certain groups is violates the right of equal participation of each citizen in the polity। ठीक है, अगर किसी आप एक ग्रुप को आप सपोर्ट कर रहे हो, ज़्यादा उसको वो दिखा रहे हो, सपोर्ट दे रहे हो, तो इससे अदर पार्टी को भी नुकसान हो रहा है। तो ये जो फ्री और फेयर इलेक्शन की चीज़ें हैं ये यहाँ पे हैम्पर हो रही है। तो ये सारी चीज़ें थी दोस्तों जिसको यहाँ पे हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इस वजह से इसको स्ट्रक डाउन कर दिया पूरे के पूरे इलेक्टोरल बॉन्ड वाले सिस्टम को। इसमें क्या होता था कि 15 दिन तक वैलिड होता था। 15 दिन तक मतलब कि अगर जब एसबीआई इलेक्टोरल बॉन्ड निकालती है तो 15 दिनों के भीतर अगर इसको किसी ने ले लिया और इसको कैश करवा लिया, जितने का भी, मतलब इसने 1000 का निकाला, 10,000 का निकाला, 1 लाख का, 10 लाख का और 1 करोड़ का निकाला इलेक्टोरल बॉन्ड, तो इसको कोई भी आकर के किसी भी कॉरपोरेट ने आकर के यहाँ से खरीदा, किसी भी बिजनेसमैन ने खरीदा और उस पार्टी को डोनेट कर दिया, ये करना था 15 दिनों के अंदर। अगर 15 दिनों के अंदर ऐसा नहीं होता था, नहीं लिया गया, तो यहाँ पे क्या होता था कि जो भी पैसा होता था वो कहाँ चला जाता था। मतलब 15 दिन में ले लिया किसी ने और उसको कैश नहीं करवाया 15 दिनों के अंदर। ये बात थी कि यहाँ से जब इलेक्टोरल बॉन्ड निकला, किसी ने खरीद तो लिया और 15 दिनों के भीतर उसको कैश नहीं करवाया कहीं पे जा करके, तो उसमें क्या होता था कि जो पैसा होता था वो फिर किस में चला जाता था, जो पीएम केयर फंड होता है, जो प्रधानमंत्री का केयर फंड होता है, उसमें सारा पैसा चला जाता था। और ये सारी चीज़ों को गवर्नमेंट ने आरटीआई के तहत नहीं रखा था। राइट टू इन्फॉर्मेशन जो हमारा है दोस्तों, राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई के अंडर से बाहर रखा था। जो हमारा पीएम केयर फंड है उसको भी आरटीआई से बाहर रखा हुआ है हमारी गवर्नमेंट ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया हमें तो पता ही नहीं चल पा रहा है, क्योंकि कोई आरटीआई भी दायर करके नहीं पूछ सकता है कि इसका पैसा कहाँ पे चैनलाइज हुआ, कहाँ पे गया पैसा, किसने कितना पैसा दिया। और यहाँ पे जब पहले वाला जो सिस्टम था 2013 का जो एक्ट था, जिसमें कितनी पार्टी कितने जो है कॉर्पोरेट कितनी पार्टीज को कितना डोनेट कर सकती है, तो उसमें था कि किसी भी कंपनी का अगर जितना प्रॉफिट है, किसी कंपनी का जितना प्रॉफिट है उसका 7.5% ही वो जो है डोनेट कर सकते थे किसी पार्टी को। सिर्फ 7.5% जितना भी टोटल ओवरऑल उनका प्रॉफिट हुआ है, या फिर किसी कंपनी का ओवरऑल जितना रेवेन्यू है, या फिर उनकी कहीं जितनी ओवरऑल उनकी संपत्ति है उसका वो 10% तक कर सकते थे। प्रॉफिट का 7.5% तक कर सकते थे और पूरी संपत्ति का वो 10% तक डोनेट कर सकते थे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को। लेकिन जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड आया तो यहाँ पे ये जो सारी चीज़ें थी इनको हटा दिया गया। इसमें क्या हुआ कि कोई भी कंपनी
किसी भी पार्टी को सपोर्ट कर सकती है। तो बात यहाँ पे हुई कि जो शेल कंपनीज है, और यहाँ पे जो रिपोर्ट आई इनमें ये भी देखा गया कि जो कंपनीज थी वो लॉस कर रही हैं, उनके जो है अपना खुद का फायदा तो हो नहीं है, लॉस मेकिंग कंपनीज है, लॉस में चल रही हैं, फिर भी वो अच्छी खासी मात्रा में सपोर्ट कर रही हैं पॉलिटिकल पार्टी को। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि कोई कंपनी अगर लॉस में चल रही है तो वो किस चीज को देख करके आपको सपोर्ट करने की को, अगर उसने आपको 100 करोड़ का जो है डोनेट किया है तो वो क्या देख करके, वो तो खुद लॉस में चल रही है, उसको तो अपना खुद का देखना चाहिए, लेकिन वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रही है तो ये क्यों देख करके कर रही है? क्योंकि उसको कहीं ना कहीं इस चीज का कोई ना कोई एडवांटेज मिलने वाला है, वो ये देख करके करेगी। ठीक है, तो इससे कुछ फेयर तरीके से ट्रांसपेरेंसी तो नहीं आ रही है, हमारे पूरे के पूरे इलेक्टोरल जो डोनेशंस हैं उसमें जो है कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं आ रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली ये बोल दिया कि आप जो है जितने भी अभी तक 2019 के बाद से जितने भी अभी तक डोनेशंस मिले हुए हैं, जितनी भी पार्टीज को किसने दिया है, कितना दिया है, ये आपको जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को 6 अभी फरवरी मार्च तक जो है आपको प्रोवाइड करवाना है, और 12 मार्च तक या 12 या 13 मार्च तक उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना है कि कौन सी पार्टी को ने किसको कितना डोनेशन दिया। तो इससे बहुत ज़्यादा दोस्तों हमारा जो चुनावी ये अभी एरेना चल रहा है, चुनाव अखाड़ा चल रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा कियोस क्रिएट हो सकता है, क्योंकि जैसे ही लोगों को पता चलेगा तो कोई भी पार्टी के लिए ये बहुत ही अच्छी बात नहीं होगी। और यहाँ पे जो ये आंकड़ा आया है, एडीआर का जो आंकड़ा है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है दोस्तों कि कौन सी पार्टी कितना डोनेशन प्राप्त करी है कॉर्पोरेट डोनेशन से। इसके पहले भी मैंने आपको आर्टिकल डिस्कस किया था जिसमें कि कॉर्पोरेट डोनेशन थे, उसमें दिखाई गया था जो अभी रूलिंग पार्टी है उन्होंने हाईएस्ट चंक उसका प्राप्त किया था। मतलब कि अगर जो सारी पार्टीज ने मिला करके जितना डोनेशंस प्राप्त किया होगा उसका लगभग 8 गुना अकेले जो है बीजेपी ने प्राप्त किया था, उसका 8 गुना, सबका मिला के उसका भी 8 गुना अकेले बीजेपी ने प्राप्त किया था। तो ये सारी चीजें यहाँ पे दिखाई गई, जिसको फिर सुप्रीम कोर्ट ने देखा, कहा हाँ भाई आप गलत, तो मतलब कि बहुत ये सही तो नहीं है, आप इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के आए थे कि इससे प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो, ट्रांसपेरेंसी है, लेकिन इसे ट्रांसपेरेंसी तो हमें कहीं दिखाई नहीं दे रही है। ऊपर से पब्लिक के राइट टू इन्फॉर्मेशन का भी वॉयलेशन कर रही है आर्टिकल 19(1)(a) के तहत में। और हमारी पब्लिक अगर कहीं पे, उसको भी तो पता होना चाहिए किसको वोट करना है किसको नहीं, अगर उसको सारी चीज़ें फेयर तरीके से, अगर देखो हमें, अगर मुझे मालूम होगा बहुत अच्छे तरीके से कि कौन पार्टी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, किसके फेवर में कर रही है, तभी तो मैं जा करके किसी पार्टी को डिसाइड करके वोट दे पाऊंगी ना। अगर मैं एक तरीके की वैसी किसी एक पार्टी की बहुत बड़ी भक्त नहीं हूँ, या मैं कांग्रेस की बहुत बड़ी भक्त नहीं हूँ, बीजेपी की नहीं हूँ, आप पार्टी की नहीं हूँ, और मैं एक सोच समझ करके हर बारी ऐसा वोट करती हूँ कि जब मुझे अच्छे से सारी इन्फॉर्मेशन पता चलती हैं उसके बाद मैं वोट करती हूँ, तो ऐसे लोगों का जो राइट टू वोट है वो भी तो हैम्पर कर रहा है ना एक तरीके से। मुझे तो पता ही नहीं चल पाया कि किस पार्टी ने किसको कितना फायदा पहुंचाया, किस तरीके से काम किया। अगर मुझे पता चलता तो मैं उस तरीके से वोट करती, जो मैं कांग्रेस को करने वाली थी वो बीजेपी को करती, अब बीजेपी को करने वाली थी वो आपको करती, किसी को भी करती, मतलब जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है, मैं इसी एक पार्टी का नाम नहीं ले रही हूँ यहाँ पे, मैं सबको इंक्लूड कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये जो डेटा दिखाया गया है एडीआर का, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, इसका नाम क्या है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। ये काफ़ी ज़्यादा ऐसे रिसर्चेस वगैरह करती रहती है, आप देखेंगे गवर्नमेंट को लेकर के और भी फील्ड्स में इन्होंने रिसर्चेज करी, एजुकेशन को लेकर के और भी चीज़ों को लेकर के। ये एक्चुअली में ये डेमोक्रेसी को दिखाने की बात करती है एक तरीके से, डेमोक्रेटिक आप नाम से ही समझ सकते हैं। और यहाँ पे इन्होंने क्या दिखाया है, पहला ये सेकेंड जो चार्ट है हमारा, हम पहले चार्ट पर थोड़ा सा देख लेते हैं। चार्ट क्या है हमारा यहाँ पे, income of national parties from known and unknown sources and their shares in the total income of parties। ये सारे फिगर्स यहाँ पे बता रखे, फाइनेंशियल ईयर 15-17 में, फाइनेंशियल 19-22 में, और 15-17, 19-22, 15-17, 19-22, यहाँ पे कांग्रेस, बीजेपी और नेशनल पार्टीज। तो यहाँ पे हमारे लिए डेटा इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन हाँ यहाँ पे कुछ ट्रेंडिंग जो एनालिसिस है कि हाँ किसको कितना मिला, बस नॉर्मल एक हम देख लेंगे तो हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट रहेगा। वो क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, कॉर्पोरेट डोनेशन रिसीव्ड बाय नेशनल पार्टीज इन करोड़ रुपीस बिटवीन फाइनेंशियल ईयर 17 से 22 के बीच में। 2017 से 2022 जो है फाइनेंशियल ईयर में कितनी, कौन सी पार्टी ने कितना प्राप्त किया। देखिए आप, ये ह्यूज चंक दिखा रहा है जो रूलिंग पार्टी, आप देखेंगे हर बारी ही ऐसा होता है कि जो डोनेशन मिलते हैं वो रूलिंग पार्टी को ज़्यादा ही डोनेशन मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे फिर भी ये चीज़ें कुछ ज़्यादा ही हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ को मेंशन किया गया है। बीजेपी को मिले हैं 3,299 करोड़ के आसपास, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को मिले हैं 49.8, मतलब 50 के आसपास, नेशनल कांग्रेस पार्टी को 109 मिले हैं, सीपीआई को, मार्क्सवादी जो सीपीआई है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एम मार्क्सवादी, उनको 29 मिले, और इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिले हैं 406 के आसपास। ठीक है, तो ये डेटा है। और ये अगला क्या है, पार्टी वाइज डोनेशन रिसीव्ड थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड्स, और ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू में कितने जो है मिले हुए हैं,
2017 से 22 के बीच में बीजेपी को 5,272 करोड़ मिला हुआ है, किसमें? इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू में। और यहाँ पे डीएमके है, द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम जो भी बोलते हैं इसको, स्पेलिंग थोड़ी सी अलग होती है, साउथ की पार्टी है, द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम, एआईडीएमके डीएमके जो भी है, ऑल इंडिया द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम। तो ये देखिए डीएमके को 431 मिले हैं, बीजेडी को, भारतीय जनता दल 622, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 952 मिले हैं, और ये देखिए एसएचएस 101, आपको 48 मिले हैं, जेडीएस को 48, एनसीपी को 63, अदर को 56, वाईएसआरसी को मिले हैं दोस्तों, वाईएसआर कम्युनिस्ट वाली है, ये एक है मार्क्सिस्ट, एक है कम्युनिस्ट, ये ध्यान रखना, एक चाइना वाली है, एक जो है रशिया वाली है, आप समझ लीजिए, ठीक है। टीआरएस 383 और एआईटीसी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को 776 मिले। बस ये थोड़ा सा डेटा था, ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए वैसे इंपॉर्टेंट है, बस हमें ट्रेंड जानने की जरूरत है, किसको कितना मिला, बस इतना ही। कितना एक्चुअल में काउंटिंग में कितना मिला, फिगर्स क्या है वो जरूरी नहीं है, एक ट्रेंड समझ लीजिए कि जो रूलिंग पार्टी उसको ज़्यादा मिला था, और ये सारी चीज़ें थी। तो आप ये देख लीजिएगा, इन सारी चीज़ों की बात थी हमारे इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के। इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, कई दिनों से बनी हुई थी हमारे न्यूज़ में ये इलेक्टोरल बॉन्ड, और जब से ये बना ही था 2018 से लेकर 17 में विधेयक लेके आई गवर्नमेंट, और 18 में इसको बना दिया था, तब से ही लगातार इसको कोर्ट में लेकर के जाते रहे। हालांकि कोर्ट का डिसीजन थोड़ा लेट आया है, लेकिन देर से ही सही दुरुस्त काफ़ी आया है। हर कोई ही इसकी प्रशंसा कर रहा है इस टाइम पे, इस कोर्ट के जजमेंट को। और ऊपर से हर बारी गवर्नमेंट हमारी सुप्रीम कोर्ट हिदायत देके छोड़ देती थी किसी भी पार्टी को या किसी भी चीज़ को कि इस बारी आपने ऐसा किया है, अगली बारी ऐसा मत करना, लेकिन अब की बारी उन्होंने साथ के साथ पूरा एक्शन ले लिया है, पूरा टाइम और डेट बता दी है कि अब आपको इसमें जो है इतनी इतनी चीज़ें करनी है, और ये चीज़ें बतानी है कि आप सबके सामने इसको रिवील करोगे, जिससे कि जो हमारे पब्लिक का राइट टू इन्फॉर्मेशन का अधिकार है वो इंटैक्ट रहे, वो सुरक्षित रहे। तो यहाँ पे एक अगली न्यूज़ है, फाली नरीमन हु एडवोकेटेड फॉर एन इंडिपेंडेंट जुडिशियरी डाइज। जो फाली एस नरीमन थे 1929 से लेकर 2024, 95 वर्ष के हो गए थे ये। तो यहाँ पे इनके संबंधित क्या है, जो काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी होती है, जब उनकी कभी डेथ होती है तो उनसे संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों। और यहाँ पे इनके कुछ बुक का नाम दिया हुआ है, इनकी बायोग्राफी है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। इसके पहले आप देखेंगे एमएस स्वामीनाथन, जो हमारे ग्रीन रिवोल्यूशन के जनक कहे जाते हैं, उनकी डेथ हो गई थी, तो वो भी बहुत ज़्यादा। और एमएस स्वामीनाथन कमेटी किससे संबंधित है? एमएसपी से संबंधित है दोस्तों। अगर क्वेश्चन मान लो आ गया आपके एग्जाम में कि एमएस स्वामीनाथन किस चीज़ से संबंधित है, तो वो एमएसपी के रिफॉर्म से संबंधित है, जिसमें C2+50 का फॉर्मूला दिया था इन्होंने। C2+50 की एमएसपी लगनी चाहिए। C2+50 एमएसपी मतलब कि जो पूरा A2+FL, जो पूरा एग्रीकल्चर लैंड में जो भी कैश में लगती है चीज़ें, और उसके बाद जो फैमिली लेबर लगता है, उसके साथ में अगर किसी व्यक्ति ने अपना खुद का लैंड लगाया है और उस पर जो है अगर उसको कुछ इंटरेस्ट मिल सकता था, तो वो सारी चीज़ें जोड़ करके प्लस उसका जितना भी लागत आती है उसमें 50% और एक्स्ट्रा लगा करके फिर जो है किसी किसान को एमएसपी डिसाइड करनी चाहिए, जिसको लेकर के आप देखेंगे कि यहाँ पे किसानों का फिर से एजिटेशन स्टार्ट हो गया है। बहुत ज़्यादा जो है लड़ाई चल रही है पुलिस और उनके एजिटेशन के बीच में। सिंघू बॉर्डर पे लगभग 14,000 हमारे फार्मर्स वहाँ पे उन्होंने डेरा डाल लिया है, एक तरीके से टेंट लगा लिया है इन सारी मांगों को लेकर के। उनकी 10-12 मांगे थे कि कुछ पेंशन मिलना चाहिए, और जो लोग लखीमपुर खीरी में मारे गए थे उनको भी जस्टिस मिलना चाहिए, और उनकी फैमिलीज़ को गवर्नमेंट एक जॉब मिलनी चाहिए। तो कुछ कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनको लेकर के हमारे फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे इस बारी। तो इसी से संबंधित आप एमएस स्वामीनाथन की रिपोर्ट के बारे में भी मैंने इसलिए बताया क्योंकि उनकी भी अभी हाल में ही जो है डेथ हो गई है। तो इसलिए एमएस स्वामीनाथन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हमारे इकोनॉमी में रिफॉर्मर एक तरीके से कह लीजिए, आर्थिक सुधारवादी थे वो हमारे यहाँ के, और ग्रीन रिवोल्यूशन के पिता कहे जाते हैं। तो ये हमारे ये जूरिस्ट थे, बहुत बड़े न्यायविद थे हमारे फाली एस नरीमन, और इनकी कुछ किताबों के बारे में भी हम देख लेते हैं। ये हमारे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल रहे हैं दोस्तों। और एक होता है, देखिए अटॉर्नी जनरल होते हैं हमारे, एक अटॉर्नी जनरल होते हैं जो हमारे इंडिया का सबसे बड़ा न्यायविद होता है एक तरीके से, ठीक है। अटॉर्नी जनरल, महान्यायविद जिसको बोलते हैं, महाधिवक्ता बोलते हैं, आई थिंक महाधिवक्ता। तो ये जो है अटॉर्नी जनरल होते हैं, और ये होते हैं सॉलिसिटर जनरल। जो अटॉर्नी जनरल है, ये अगर आपको एग्जाम में आ गया है कि अटॉर्नी जनरल को जो है कॉन्स्टिट्यूशन में जो है इनको मेंशन किया गया है, तो हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में अटॉर्नी जनरल के पद को दिया गया है। अराउंड आई थिंक आर्टिकल 76 में है, आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल के बारे में बताया गया है। और
सॉलिसिटर जनरल जो होते हैं दोस्तों, उनके बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है। और ये एक तरीके से जो सॉलिसिटर जनरल होते हैं, ये हमारे अटॉर्नी जनरल को सपोर्ट करने का काम करते हैं। जो भी उनके पास केसेस वगैरह होते हैं तो उनको एक तरीके से डिवाइड करके कुछ उनको दे देते हैं। और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल्स भी होते हैं। तो जो सॉलिसिटर जनरल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, लेकिन जो हमारे अटॉर्नी जनरल है उनका पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया हुआ है कि उनकी क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कैसे पद होना चाहिए, वेतन भत्ते, ये सारी चीज़ों को उसमें जो है मेंशन किया गया है। और यहाँ पे दोस्तों इनके जो हमारे सबरीमाला में के केस में भी इनकी कुछ कुछ चीज़ें आई थी। और इनका जो गॉड सेव द सुप्रीम कोर्ट, इनकी बुक का नाम था गॉड सेव द सुप्रीम कोर्ट, गॉड सेव द सुप्रीम कोर्ट। ये सुप्रीम कोर्ट में सुधार के लिए बहुत ज़्यादा मुखर रहे थे कि वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में सुधार होना चाहिए, बिल्कुल भी ये संस्था इंटैक्ट होनी चाहिए, किसी इसमें बिल्कुल भी पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, किसी चीज़ का इसमें इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, हमारी संस्था है। तो इन चीज़ों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा जो है इन्होंने आवाज़ उठाई थी। और यहाँ पे इनकी बुक का नाम भी क्या है, देखिए, गॉड सेव द सुप्रीम कोर्ट, भगवान बचाए सुप्रीम कोर्ट को, भगवान बचाए, इनका जो है इनकी किताब का ही नाम था। और इनकी एक ऑटोबायोग्राफी थी, वो मैं आपको दिखा रही हूँ दोस्तों, इम्पोर्टेंट थी वो क्या थी, बिफोर मेमोरी फेड्स, बिफोर मेमोरी फेड्स, बिफोर मेमोरी फेड्स, ये जो है इनकी ऑटोबायोग्राफी है दोस्तों। ठीक है, इनकी आत्मकथा है जो इन्होंने खुद लिखी हुई है। एक होती है बायोग्राफी, एक होती है ऑटोबायोग्राफी। जब कोई खुद लिखता है तो वो ऑटोबायोग्राफी हो गई, और बायोग्राफी कोई किसी और के भी जीवनी पे लिख सकता है तो एक तरीके की वो बायोग्राफी कही जाती है उसको। तो बिफोर मेमोरी फेड्स जो है इनकी जो है ऑटोबायोग्राफी है। और दूसरी एक किताब का नाम है इनकी गॉड सेव द सुप्रीम कोर्ट, अ बुक द ऑथर्ड द सेम ईयर as the unprecedented press conference held by 4 senior judges in January 2000 did not mince words. He said what was lacking in the Supreme Court was collegiality among judges. ठीक है, ये जो है क्योंकि वहाँ पे काफ़ी 2018 में एक जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के जजेस के माध्यम से। और वहाँ पे अदर जजेस से, दूसरे जजेस के मतभेद को उन्होंने कुछ कुछ ऐसी चीज़ें कह दी थी, दूसरे जज से डिफर कर रही थी। तो यहाँ पे उन्होंने कहा था इनमें कम से कम एक कोलेजियलिटी, इनमें एक जो है मत भिन्नता नहीं होनी चाहिए इनमें जो है। और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जो है इंडिपेंडेंसी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा काम किया था। तो यहाँ पे 2 बुक के नाम थे, ये चीज़ें थी, मैंने आपको बता दी हैं यहाँ पे दोस्तों। तो इसी के साथ में हो गया है हमारे आज के आर्टिकल्स समाप्त दोस्तों। लेकिन आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, आप लोग हमें सब्सक्राइब नहीं कर रहे दोस्तों। तो हमारे लिए थोड़ा सा ये कह सकते हैं आपकी एनकरेजमेंट तो नहीं कहेंगे, डिस्करेजमेंट ही हो रहा है हमारे लिए। आप लोग करते हैं हमें सपोर्ट तो हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम चीज़ों को आपके लिए लेकर के आते रहते हैं दोस्तों। और थोड़ा सा सपोर्ट करिए, हम भी आपके पूरे सपोर्ट में यहाँ पे खड़े हुए हैं दोस्तों। तो देख लीजिए आप लोग 27.7% लोग सब्सक्राइब ही कर रहे हैं, बस सिर्फ और सिर्फ 27.7 लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं। और 72.7 लोग हमें वॉच तो करते हैं, व्यू तो करते हैं, लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते। तो कुछ लोग तो इसमें से सब्सक्राइब कर लीजिए जिनको हमारा कंटेंट पसंद आता है। हम यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, वो हम और हमारी टीम जानती है दोस्तों, हम सारे लोग जानते हैं कि हम यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं और हम आपके लिए कंटेंट को यहाँ पर लेकर के आ रहे हैं। और आप सबका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है इस टाइम पे, तो आप लोग को एंग्जाइटी भी हो रही होगी बहुत ज़्यादा। और बहुत लोग आर का पेपर दे के आए होंगे दोस्तों। आप देखते हैं कि बीच बीच में जो है मतलब कोई एग्ज़ाम होता है और फिर पता चला कि जो है वो पहले से ही लीक हुआ पड़ा है, उसका पेपर तो और लोगों के पास पहले से ही पड़ा हुआ है। हम तो ऐसे फालतू का एग्ज़ाम देने के लिए चले गए हैं। तो अब यहाँ पे उसको भी लेकर के कंट्रोवर्सी चल रही है। जो दिल से मेहनत करता है और जिसको ये होती है उम्मीद कि हमारा हो ही जाएगा, तो उसको तो सच में बहुत ज़्यादा बुरा लगता है इन सब चीज़ों से। लेकिन दोस्तों कोई नहीं, दिस इज़ कॉल्ड लाइफ। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, सबके साथ होती रहती हैं, आप कोई अकेले इंसान नहीं है। तो चलिए आप देख लीजिए। और हमारा एक फाउंडेशन बैच चल रहा है जो कि बाइलिंगुअल है, दोनों ही लैंग्वेजेस में चल रहा है। बेसिक टू एडवांस है, एनसीईआरटी का बैच है ये, तो आप जा करके इसको ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। फाउंडेशन बैच है एनसीईआरटी का, ये अपने फाउंडेशन को आप मजबूत बना सकते हैं। और यहाँ पे हमारा क्यूआर दिया हुआ है, आप चाहे तो यहाँ से क्यूआर स्कैन कर लीजिए, या आप प्ले स्टोर पे जा करके आप नोटबुक आईएएस एजुकेशन फॉर ऑल करके आपको हमारा ऐप मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। तो दोस्तों इसी के साथ में इजाज़त दीजिए।
हमारे नोटबुक आईएएस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और हम करते रहेंगे। और अपने एनर्जी को बनाए रखिए, खाते पीते मस्त रहिए दोस्तों। अपने मेंटल हेल्थ को बनाए रखिए, फिजिकल हेल्थ को बनाए रखिए। दोनों ही बहुत ज़्यादा बेहद बेहद महत्वपूर्ण है अगर आप इस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में हैं तो, क्योंकि ये अपने आप में एग्ज़ाम ही यूपीएससी का हो, चाहे वो गवर्नमेंट का ही एग्ज़ाम आप कहिए, सिर्फ यूपीएससी का एग्ज़ाम मत कहिए दोस्तों। ये ही अपने आप में एक काफ़ी कम्बरसम टायर्डसम जो है जर्नी है बच्चों के लिए, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है कि आप देखिए, अगर 1000 की सीट आ रही है, 800 की ही सीट आ रही है, तो आप जो है कितना भी माथा पच्ची कर लीजिए, सर पटक लीजिए, जो 8-10 लाख लोग और एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके साथ में ही होंगे सेलेक्ट तो 1000 ही लोग। उसमें आप कुछ भी कर लीजिए, आप जान भी जा करके आयोग के सामने दे दीजिए तो भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो इसलिए अपने जान की कीमत आपको खुद करनी है, अपने मेंटल हेल्थ को बनाए रखना है। अगर आपको कभी लगता भी है कि आप बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में है, तो अपने आसपास के ऐसे पॉजिटिव लोगों से बात करते रहिए और अपने मोटिवेशन को थोड़ा सा बना के रखिए। मोटिवेशन नहीं तो कम से कम अपनी एक स्टेबल मेंटल हेल्थ को बना के रखिए, जो कि बहुत ज़्यादा बेहद इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज वगैरह भी करिए दोस्तों इसी के साथ में। तो हमें इजाज़त दीजिए, चलते हैं, खाते पीते रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।